राइट बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था थोड़ा सा बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में ग्लोबल कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, टाटा ग्रुप का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि कंपनीज ग्लोबल क्यों जाते हैं, करेक्ट, क्या क्या उसके रीजंस थे। लेसर टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत आसानी से आज कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इनएडिक्वेसी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, हो सकता है कि कंपनीज को बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए उनको ग्लोबल जाके अपना पैसा रिकवर करना पड़ सकता है। कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक सैमसंग, फॉर एग्जाम्पल मूवीज बहुत सारे जो हम लोग देखते हैं ओवरसीज मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे वो ग्लोबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल फिल्म एक्टर्स लाइक आमिर खान, करेक्ट, इनके सारे मूवीज चाइना में बहुत ज्यादा सुपर हिट होता है, तो डेफिनेटली वो जाएंगे ग्लोबल और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, राइट। सीक्रेट सुपरस्टार का एग्जांपल दिया था कल मैंने। अच्छा, उसके बाद में इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी, ऑलरेडी अगर अपने डोमेस्टिक कंट्री में कोई कंपनी फेमस हो गई है तो उसको बहुत आसानी होती है दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस करने के लिए। एग्जाम्पल्स कुड बी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सही है। अच्छा, उसके बाद में अदर वेरिएबल्स, हो सकता है कि दूसरे कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपनीज जो है चाइना में जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, फॉक्सकॉन इज वन सच केस जो हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल के डिवाइसेस को, आईफोन को, राइट, और अदर एप्पल प्रोडक्ट्स को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हो सकता है कि दूसरे कंट्री में जाके अगर आप प्लांट सेट करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। क्लासिक केस इज राजरत्न ग्लोबल वायर, कल मैंने आपको बताया था कैसे ये थाईलैंड में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपांड कर रहे हैं, बिकॉज वहीं पे जाके टायर कंपनीज अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सही है, थाईलैंड इज द हब फॉर टायर मैन्युफैक्चरर्स, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद में और क्या था, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो आप रिकवर कैसे करोगे, आपको दूसरे कंट्री में जाके वो चीज बेचना ही पड़ेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे कल। स्ट्रैटेजिक ग्रुप भी बताया था। स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है, हो सकता है कि सेम सेक्टर के कुछ कंपनीज एक दूसरे से कॉम्पिट ही नहीं कर रहे। अच्छा, कल आपने ये एग्जाम्पल नोट किया था, इसमें एक और एग्जाम्पल बच्चों, दो दो कंपनीज और हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो क्लियरली एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप को बिलोंग करता है। एक्चुअली कल ही लिखा के देना चाहिए था बट रह गया। एक है ब्रिटानिया, एक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर कौन है, पार्ले, सही है। सो ब्रिटानिया एंड पार्ले ये दोनों भी क्या हो गए, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दोनों भी एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज है बट दोनों एक दूसरे के क्लियर कॉम्पिटिटर्स है, ब्रिटानिया एंड पार्ले, राइट। अगर आपने ये सब कुछ लिख लिया है बच्चों तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और बच्चों आई एम वेरी श्योर आज के लेक्चर में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ में आएंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होता है, राइट। इनफैक्ट ये हर लेक्चर में होने वाला है ऑब्वियसली, बट चलो थोड़ा ध्यान दो तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है वैसे देखा जाए तो, इंडस्ट्री। ठीक है, चलो इतना तो आप लोग बता सकते हो यार, इंडस्ट्री और फर्म में से बड़ा कौन सा है? इंडस्ट्री और फर्म दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट। क्यों ऐसा? इंडस्ट्री इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फर्म्स। सारे फर्म्स को अगर मैं एक जगह कंबाइन कर दूं तो उसको हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल कुड बी एनीथिंग, से टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब आप लोग बोलो एग्जाम्पल्स, आप लोग थोड़ा हेल्प करो। अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसमें फर्म कौन होगा? भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, ये सारे क्या है? फर्म्स है। अगर मैं स्टील इंडस्ट्री बोलता हूं तो उसमें फर्म्स कौन हो गए? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मॉरिस इस्पात, ये सारे कौन है? ये सारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स है, सही है। तो ये सब फर्म्स हो गए, बराबर। तो जो वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर मैं बोलूं तो ऑटो मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज बताओ, तो उसमें स्पेसिफिकली फोर व्हीलर बताओ, चलो कौन कौन है? मारुति है, हुंडई है, टोयोटा है, फोर्ड है, बहुत सारे, सही है। तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स, सबको हम लोग एक जगह लाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया है, पेपर मैन्युफैक्चरर सभी के सभी मिला के पेपर इंडस्ट्री बनता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री है तो उसमें कंपनीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया, अभी इसके पहले का जो एग्जांपल था ये सारा वही था, ठीक है। ये सारे एफएमसीजी सेक्टर के ही कंपनीज है, ओके। सबको मिला के हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। नाउ अब यहाँ क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, हर एक इंडस्ट्री के अपने कुछ अलग यूनिक फीचर्स होते हैं जिससे वो इंडस्ट्री काफी डिफरेंट बनती है, बराबर। तो यहाँ वही लिखा है इंडस्ट्री फीचर्स। हम लोग एक एक करके यहाँ पे बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। सो वेरी फर्स्ट इंडस्ट्री फीचर इज मार्केट साइज, ठीक है। अब मैं मार्केट साइज का आपको एग्जांपल देता हूं, हर जगह एग्जांपल दूंगा बट एग्जांपल अभी लिखने की गड़बड़ मत करो, एंड में सब कुछ एक जगह लिखना आप लोग, करेक्ट। चलो मार्केट साइज बच्चों, मार्केट साइज के हिसाब से इंडस्ट्री के साइजेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी से ऑटो इंडस्ट्री वर्सेस ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री वर्सेस ऑटो ancillary industry. What is meaning of auto ancillary industry? Now please understand,
बच्चों अभी आप लोग बताना, फोर व्हीलर इंडस्ट्री बड़ी है या टायर इंडस्ट्री बड़ी है? ऑफकोर्स फोर व्हीलर के अंदर टायर लगता है, तो कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है? फोर व्हीलर इंडस्ट्री कभी भी बड़ी है, सही है। कंपनीज लाइक मारुति, कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, ये बहुत बड़े कंपनीज है। और जो टायर वाले कंपनीज है जैसे कि एमआरएफ हो गया, सीएट, ये काफी छोटे कंपनीज है, छोटे रहेंगे क्योंकि उनका मार्केट साइज छोटा है। उनका मार्केट साइज क्या है? छोटा। बिकॉज पूरा ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है? मेन ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगेन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी, सारा टू व्हीलर इंडस्ट्री ले लो, और टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो बैटरी लगते हैं, बहुत सारी कंपनीज बैटरी बनाते हैं, जैसे कि एक्साइड इज वन सच कंपनी जो बैटरी बनाती है। अब आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बोलो, टू व्हीलर इंडस्ट्री बड़ा होगा या बैटरी वाला इंडस्ट्री बड़ा होगा? ऑब्वियसली टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री, करेक्ट। तो अगेन मार्केट साइज हर इंडस्ट्री का अलग होता है, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री का मार्केट साइज बहुत बड़ा है कंपेयर टू ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री, राइट। चलो नेक्स्ट यहां क्या लिखा है? नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। नाउ बच्चों इंडस्ट्री जो है वो अगेन वो कौन से लेवल पे है वो भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोकल हो सकते हैं, कुछ रीजनल हो सकते हैं, कुछ नेशनल या इंटरनेशनल और ग्लोबल भी हो सकते हैं। नाउ ये सारे पॉइंट्स अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो हम लोगों ने ना मार्केट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था इकोनॉमिक्स में, सीए फाउंडेशन में, उसमें आप लोगों ने ये सारे पॉइंट सीखे होंगे। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, लोकल इंडस्ट्री मतलब क्या? अगर मेरे को सब्जी खरीदने जाना है तो मैं नजदीकी एरिया में जाके खरीदूंगा लोकल मार्केट से, ठीक है। कोई सब्जी खरीदने के लिए दूसरे रीजन ट्रैवल करके दूसरे शहर जाके सब्जी खरीद रहा है, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं है। खराब भी हो जाएगी, पेरिशेबल गुड्स है। कोई दूसरा दूसरा स्टेट जा रहा है सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एकदम नजदीकी एरिया चुनते हैं सब्जी खरीदना है तो लोकल मार्केट उसका हो गया, लोकल इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। रीजनल क्या होगा? रीजनल मतलब हो सकता है बच्चों हम लोग थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करें कुछ चीजों को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इंडिया में अगर सपोज शादी की शॉपिंग करना है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे, सो उसके लिए जो इंडस्ट्री हो गया वो क्या हो गया? वो रीजनल लेवल पे हो गया, करेक्ट। देन देयर इज नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। नेशनल मतलब क्या बच्चों? अगेन नेशनल में हो सकता है कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज परचेज करूं तो हो सकता है मैं स्टेट चेंज करके उसको खरीदूं क्योंकि मेरे को वो चीज वहां पे बहुत सस्ते में मिल रही है। फॉर एग्जांपल बच्चों हैदराबाद इज वन सच प्लेस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। हो सकता है कि वहां से अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं वो चीज को खरीदने के लिए क्योंकि बहुत सस्ते में मिलती है, राइट। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली इंटरनेशनली लोग खरीदते हैं और सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, ये सारे कमोडिटीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, करेक्ट। तो गोल्ड या सिल्वर जैसी चीजें ये इंटरनेशनल मार्केट में जानी जाती है। तो अगेन इंडस्ट्री का साइज चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो कॉम्पिटिटिव राइवलरी उसका कहां है, सही है। चलो तो ये दो तो बहुत इजी थे। फर्स्ट मार्केट साइज जो मैंने आपको बताया, ऑटो इंडस्ट्री इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। सेकंड बताया स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, किस रीजन में कॉम्पिटिशन होता है। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब यहां थोड़ा फोकस करना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या लिखा है? द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड टू एक्सेस कंज्यूमर। अभी यहां पे आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, आपको शायद पता है तो बता देना, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न ट्रेड वर्सेस ई कॉमर्स? क्या होता है बताओ ना यार। मॉडर्न ट्रेड सुना है किसी ने? ई कॉमर्स सबको पता है शायद। ई कॉमर्स क्या है? अमेजोन से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ये सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स हो गए, राइट, ठीक है। ये मॉडर्न ट्रेड क्या है? मॉडर्न ट्रेड इज एक्चुअली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों। मॉडर्न ट्रेड मतलब जो आजकल हम लोग देखते हैं डीमार्ट जैसे बड़े बड़े स्टोर्स, रिलायंस स्मार्ट जैसे बड़े बड़े स्टोर्स, ये सारे मॉडर्न ट्रेड में आएंगे। ये सारे किस में आएंगे? मॉडर्न ट्रेड में आएंगे, करेक्ट। कोई भी किराना दुकान इसमें नहीं आएगी मॉडर्न ट्रेड में। मॉडर्न ट्रेड मतलब क्या? ये ऐसे कंपनीज है जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में खुद के स्टोर्स को एक्सपांड कर रहे हैं। अगेन एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, यहां पे क्या आएगा एग्जाम्पल? इधर एग्जाम्पल आएगा डी मार्ट, ठीक है, और कंपनीज लाइक रिलायंस स्मार्ट, ठीक है। तो ये सारे मॉडर्न ट्रेड के एग्जांपल्स है। अब आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सोच के आंसर करना। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए या मॉडर्न ट्रेड के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब क्या? कंज्यूमर पे कोई चीज पहुंचाना। ई कॉमर्स के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्यों? अभी इमेजिन करो मैं अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर कर रहा हूं, बहुत बार ऐसा हो सकता है क्या दिल्ली में बैठा हुआ सेलर है वो मेरे को नांदेड़ में वो चीज महाराष्ट्र में वो सप्लाई कर रहा है, कैसे? उनका बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को। इमेजिन करो मैं फ्लिपकार्ट पे कोई चीज सर्च करो और अमेजोन पे कोई चीज सर्च करो, दोनों का प्राइस सेम है, मैं कहां से खरीदूंगा? वहां से जो मेरे को जल्दी डिलीवर करेगा। वही तो गेम चेंज कर रहा है उनके लिए। तो अगेन ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किए जा रहे हैं कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। मॉडर्न ट्रेड के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में कंज्यूमर खुद जाता है वहां पे। मॉडर्न ट्रेड में कौन जाएगा खुद से?
कंज्यूमर जाएगा। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, कंज्यूमर तक आपको पहुंचना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडस्ट्री का फीचर है, यूनिक फीचर बन गया ये, राइट। फर्स्ट वाज मार्केट साइज, सेकंड वाज स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थर्ड बताया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जांपल अगेन अभी मत लिखो, बाद में बताऊंगा, ठीक है, करेक्ट। नाउ बच्चों जस्ट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा है बायर्स एंड देयर रिलेटिव साइजेस। बच्चों ये देखो अभी यहां क्या लिखा है, बायर्स एंड देयर रिलेटिव साइजेस, ठीक है। द नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर रिलेटिव साइजेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अभी ये देखो यहां पे बायर्स कैसे हैं और उनके रिलेटिव साइजेस कैसे हैं। बच्चों ये अगेन डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके बायर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जिनके बायर्स बहुत कम है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंपेयर दीज टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। फर्स्ट है फोर व्हीलर इंडस्ट्री, फोर व्हीलर इंडस्ट्री, एंड सेकंड इज टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री में बायर्स ज्यादा है? टेलीकॉम इंडस्ट्री। हर कोई यूज करता है, बट हर कोई गाड़ी खरीदेगा क्या? नो। तो इट मे हैपन कि जो बायर्स का साइज है वो चेंज हो जाएगा अगर हम लोग इंडस्ट्री चेंज करते हो, वेरी ऑब्वियसली, करेक्ट, क्योंकि फोर व्हीलर काफी कॉस्टली होते हैं। टेलीकॉम मैंने आपको बताया बच्चों, इंटरनेट इज लाइक सॉल्ट, बगैर नमक के खाना बनता ही नहीं अच्छा, सही है। वैसे इंटरनेट हर जगह आ जाएगा, आप कोई भी चीज यूज करो, कोई भी बिजनेस आप लोग यूज कर चालू करना चाहते हो, वहां इंटरनेट लगेगा ही। और इंटरनेट जो है वो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, हर एक पर्सन के पास आज इंटरनेट है। तो इंटरनेट का जो रिलेटिव साइज है बहुत ज्यादा है। आपको पता है कितने ज्यादा कस्टमर्स है भारतीय एयरटेल के या रिलायंस के, दोनों के मिला के अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ 80 करोड़ इंडियंस को सर्विसेज दे रहे हैं, दो कंपनीज के सिर्फ। मैंने तो अभी तक बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को जोड़ा भी नहीं है। अगर हम लोग ये सबको जोड़ देना कुछ अराउंड 100 करोड़ के ऊपर इनके नंबर जाते हैं, 100 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 120 125 करोड़, 130 करोड़ मान लो, इसमें से 100 करोड़ के ऊपर लोग इनके सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक इंडियन इनके सर्विसेज यूज कर रहे हैं। उतने लोग कार थोड़ा यूज करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, बिकॉज चीज काफी महंगी है और यहाँ पे चीज काफी सस्ती है। तो नंबर ऑफ बायर्स एंड द रिलेटिव साइजेस इट विल डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, काफी सारे एग्जांपल्स दिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब कोई कंपनी शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाती है तो उनको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। और ये एडवांटेजेस क्यों मिलते हैं? मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री का साइज काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है, करेक्ट। मैंने आपको काफी टाइम से एक कंपनी का एग्जांपल दिया, रिलैक्सो, ठीक है। रिलैक्सो इज एक्चुअली एंजॉयिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो जो चीज पे प्राइस जो है उनका इट इज 1/6 ऑफ द प्राइस ऑफ द नेक्स्ट कॉम्पिटिटर, तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हुआ है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको यहाँ पे कमाल का एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज डीवीज लैब। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डीवीज लैब, ठीक है। क्या करती है? ये दवाई नहीं बनाती है, दवाई के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ये वो बनाती है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फिर से बता रहा हूं, हर एक दवाई बनाने के पहले एक रॉ मटेरियल लगता है। कोई भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, दवाई को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल लगता है, उसको बोलते हैं एपीआई। एक सेकंड यहां लिख के बताता हूं। कोई भी अगर सपोज कोई भी अगर मेरे को मेडिसिन बनाना है, कोई भी फार्मा का प्रोडक्ट अगर बन रहा है, ठीक है, फार्मा का कोई भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए लगता है एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेट अस नॉट मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग इसको दिमाग में रख सकते हो, दिस इज नथिंग बट रॉ मटेरियल। ये क्या है? रॉ मटेरियल, करेक्ट, ठीक है। इससे बनता है आपका एंड टैबलेट, करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, बहुत ज्यादा कंज्यूम जो टैबलेट है वो सर दर्द की है, जिसको हम लोग पैरासिटामोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल जो दवाई है बेसिकली क्रोसिन बोलते हैं आप, वो ब्रांड नेम हो गया एक्चुअली, राइट। अभी जो भी ये सब दवाई जो यूज करते हो बच्चों, इसमें जो एपीआई लगता है ये एपीआई बनाती है डीवीज लैब। डीवीज लैब की खासियत क्या है? इनका जो फैक्ट्री का साइज है, इनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है इतना ज्यादा बड़ा है दैट दे आर द चीपेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एपीआई इन द वर्ल्ड। दिस इज एपीआई कॉल्ड एज नैप्रोक्सिन, ठीक है। दुनिया का 80% नैप्रोक्सिन ये अकेले सप्लाई करते हैं, 80%। मतलब दुनिया में कहीं भी अगर पेन किलर यूज किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि डीवीज लैब का उसमें एपीआई यूज किया गया है। वर्ल्ड का 80% नैप्रोक्सिन का सप्लाई कौन करती है? डीवीज लैब। अच्छा डीवीज लैब इतना सस्ता कैसे बना रही है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेवर कर रहे हैं। पूरे फार्मा इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो फार्मा कंपनी बहुत सस्ते में वो चीज को बना पा रही है उसके पास बहुत जबरदस्त एज होगा, और शायद कोई नया कॉम्पिटिटर आ भी नहीं सकता है, क्योंकि इनका जो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस है वो इतना सस्ता बना रहे हैं, कोई और उसको आसानी से कॉपी कर नहीं सकता। सो अगेन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत डिफर करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चों, और हर चीज के लिए मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे डीवीज लैब का आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। एपीआई के लिए ये एकदम
लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। अच्छा, और क्या लिखा है, स्मॉल एंड डोमिनेंट कंपनीज, ये क्या है, एंड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ऑल दी स्मॉल एंड डोमिनेंट कंपनीज ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, देखो क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे जिसमें इतना ज्यादा हम लोगों को फ्रैगमेंटेशन मिलेगा, कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स है और कुछ बहुत छोटे प्लेयर्स है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको ही समझ में आएगा। पूरा आईटी इंडस्ट्री, पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है, ये बहुत अलग इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी है और बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की कौन सी बताओ, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कौन सी है, आंसर इज टीसीएस। वेरी गुड। सो टीसीएस इज द बिगेस्ट कंपनी। बच्चों टीसीएस का मार्केट कैप अभी कुछ अराउंड 13 लाख करोड़ है, 13 लाख करोड़। लुक एट द नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर है 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, इतना इसका मार्केट कैप है। मतलब आज अगर टीसीएस के सारे शेयर्स हम लोग सेल कर दे तो इतना अमाउंट जनरेट कर सकती है, इतना उसका वर्थ है टीसीएस का, 13 लाख करोड़। अब मैं आपको बताता हूं कितने सारे छोटे प्लेयर्स भी ऐसे, बहुत सारे आईटी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप है 100 करोड़। कितना है, 100 करोड़। ये 100 करोड़ मतलब चिल्लर हो गया। मतलब जब टीसीएस अपने नंबर्स को रिपोर्ट करेंगे, राउंडिंग ऑफ नंबर हो गया ये, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आईटी सेक्टर इतना बड़ा है कि उसमें बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स भी है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी है, करेक्ट। अच्छा, सेम इज स्टोरी विद बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बताओगे कौन सी कंपनी है, कौन सी बैंक है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक आती है, ठीक है। बच्चों 5-5, 6-6 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अब मैं आपको बताता हूं, बैंकिंग सेक्टर में ऐसी बैंक है जिनका 300-400 करोड़ का मार्केट कैप है। इतने छोटे बैंक्स भी है, रीजनल बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, राइट। तो खाली बताने का मतलब क्या है, इंडस्ट्री के फीचर्स ऐसे हो सकते हैं यूनिक कि वहां कुछ स्मॉल कंपनीज और कुछ डोमिनेंट कंपनीज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट यहां क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी देखो ये पॉइंट यहां क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज वाला, ठीक है। द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। अब बच्चों मैं आपको है ना एक ऐसा इंडस्ट्री बताता हूं जहां पे बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, और एक और इंडस्ट्री बताता हूं जहां बिल्कुल रैपिड चेंजेस की जरूरत नहीं है। नाउ कैन यू टेल मी, आप लोग बताओ ऐसा कोई इंडस्ट्री जहां पे आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे जल्दी से तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। एनी सच सेक्टर? हाँ, मोबाइल फोन्स। वेरी गुड। मोबाइल फोन्स बच्चों आपको क्या लगता है, हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर 2 हफ्ते में कोई एक नया फोन लॉन्च होता ही है, करेक्ट। उसका रिव्यू लिया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इसके वजह से सुपर हिट हो गए, राइट। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, कंपनीज को अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्सोलीट हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स, बराबर। अब ये देखो यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज फास्ट है, बराबर। पूरे के पूरे फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे यही होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज इज वेरी रैपिड, बहुत फास्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको, आप लोग वैसे बता सकते हो कि ऐसा कोई सेक्टर जहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज है ही नहीं, मतलब आज से 10, 20, 40, 50 साल पहले जो चीज यूज की जा रही थी अभी भी वही यूज की जाएगी, और आगे के 10, 20, 50 साल में भी वही चीज होगी, इट विल नॉट चेंज। स्टील इंडस्ट्री, नो, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है, द वे द मैन्युफैक्चर स्टील, बहुत कुछ चेंज हुआ है। हाँ, क्या मिनरल, ओके, हो सकता है, राइट। बच्चों आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। देयर इज कंपनी कॉल्ड एज लिंक पेन, ये सुना होगा आपने, ये ब्रांड LINC, लिंक पेन, ठीक है। इनका ना आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना कि वो कैसे वो पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनका बोलना क्या पता है, उनका बोलना ये है कि उन्होंने 40 इयर्स से चेंज नहीं किया उनके पेन का स्टाइल, लिखने का स्टाइल भी वही है, दिखने का स्टाइल भी वही है, प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। अच्छा, जब इनको पूछा गया कि आपने आपके प्रोडक्ट को चेंज क्यों नहीं किया, उनका आंसर बहुत सिंपल था, 10-20 साल पहले, 40 साल पहले लोग जिस तरीके से पेन यूज करते थे आज भी लोग उसी तरीके से पेन यूज कर रहे हैं, कुछ चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना वेरी इंटरेस्टिंग, इनको कुछ ज्यादा चेंज करने की सच में भी जरूरत ही नहीं है, पेन का तो वर्क वही होता है ना यार। अच्छा, आगे 10-20 साल में भी पेन का काम वही होगा शायद, राइट। तो अगेन ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज इज वेरी स्लो, करने की जरूरत नहीं कुछ आपको अलग, आपको कुछ अलग करना ही नहीं है, सेम चीज है बस, खत्म, करेक्ट। सो अगेन बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है कुछ इंडस्ट्री में कितना रैपिड होता है और कुछ इंडस्ट्री में बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज वन सच एग्जांपल, राइट। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, इसलिए इंडस्ट्री का एक यूनिक फीचर बन गया, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैन यू टेल मी ऐसा कोई सेक्टर जहां पे बहुत पैसा लगता है और जहां पे बिल्कुल आसान नहीं है एंटर करना, एनी सच सेक्टर यू कैन रिकॉल? टेलीकॉम, वेरी गुड। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत पैसा लगता है क्या?
इतना ज्यादा पैसा लगता है, इतना ज्यादा पैसा लगता है कि वहां पे मेरे को नहीं लगता है पर्सनली, दिस इज माय ओपिनियन, कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा। आज कितने प्लेयर्स है टेलीकॉम इंडस्ट्री में? ओनली 4 प्लेयर्स। कौन से 4 प्लेयर्स है? सुन लो। फर्स्ट इज भारती एयरटेल, सेकंड इज रिलायंस जियो, थर्ड इज वोडाफोन आइडिया एंड फोर्थ इज बीएसएनएल। अभी 4 में से एक को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, बीएसएनएल को, बिकॉज वो है नहीं है, वो बराबर ही है। देयर इज ओनली 10% मार्केट शेयर और लोग उनके सर्विसेज को यूज भी करते, तो उनका एग्रेशन जो एकदम स्लो हो रहा है। बराबर। 3 प्लेयर्स मेन समझ लो। कौन से 3 प्लेयर्स मेन हो गया? भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया। और मैं बताता हूं बच्चों, ये सेक्टर जो है ना, रिलायंस जियो के एंट्री के बाद में कितना चेंज हुआ। रिलायंस जियो के पहले देयर यूज्ड टू बी 12 कंपनीज। कितने? 12 कंपनीज। अच्छा 12 कंपनीज थे सर, आज तो आप सिर्फ उंगलियों पे काउंट कर रहे हो, 3-4 ही कंपनीज रह गए, मतलब कुछ तो खतरनाक हुआ है। यस, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पैसा लगते रहता है। और बच्चों इस चक्कर में बहुत सारी कंपनीज बंद हो गए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गए। जैसे कि आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। देयर यूज्ड टू बी कंपनी कॉल्ड एज एयरसेल, सुना है ना? सुना है? अब सुनते हैं? नहीं, बंद हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको पता है रिलायंस जियो की भी पहले रिलायंस के सिम कार्ड आते थे, ठीक है? ये दूसरे भाई का, अदर ब्रदर, कौन सा? अनिल अंबानी। कंपनी बंद हो गई, करेक्ट? रिलायंस कम्युनिकेशन बंद होगी, एयरसेल बंद होगी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गए, करेक्ट? बहुत सारी कंपनीज बंद हो गए। प्लस जो बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे वो एक जगह आ गए। वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनीज हुआ करते थे, उनका मर्जर हो गया। सही है? समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। आप लोग सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोगों को इमेजिन करो। इनफैक्ट टाटा का भी अलग से सिम कार्ड आता था, टाटा डोकोमो करके, बंद हो गया। टाटा जैसे बड़े जायंट वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर पाए। आई डोंट रियली फील कि बहुत आसानी से कोई यहां आएगा ये सेक्टर में। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पैसा कंटिन्यूसली लगाते रहना पड़ता है। इमेजिन कंपनीज लाइक भारतीय एयरटेल 25 साल से काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा टावर्स लगे, अभी भी लोग कंप्लेन करते हैं बहुत बार कि कवरेज ही नहीं आ रहा है। 25 ईयर से सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे, इतना पैसा लगाने के बाद भी बहुत जगह छूट गया टावर लगाना, तो कवरेज कम ज्यादा होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम में बहुत बार कवरेज नहीं आता है। तो अगेन ये मैं बता रहा हूं, कोई नया प्लेयर आएगा उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा सर्वाइव करना। सही है? सो दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे कैपिटल की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। नाउ दो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स में बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया टेलीकॉम सेक्टर, जहां बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वर्सेस अनदर सेक्टर जहां पे पैसों की जरूरत ही नहीं है, एक बार कर दिया आपने काम तो आपको बार बार ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट करके देगा। मैंने आपको काफी बार एग्जांपल दिए। म्यूजिक लेबल इज वन सच वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। एक बार पैसा लगाओ, बार बार पैसा कमाओ, बहुत सही है। यू वोंट बिलीव 1960 में जो गाना रिकॉर्ड हो चुका है उसके लिए कंपनी आज पैसा कमा रही है। 2021 में 22 में आगे भी कमा दी जाएगी। हाउ अमेजिंग इज दिस बिजनेस, मेरे को बताओ तुम लोग। 1960 में जो गाना बन चुका है, ठीक है, वो कंपनी अभी भी पैसा कमा रही है। कैसे? वो गाना गलती से वायरल हो गया, मैंने आपको बताया, और उसका रीमेक कंपनी कर रही है। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। आपने एक ट्रेंड देखा होगा बॉलीवुड में, आजकल हर बॉलीवुड मूवी में एक ऐसा गाना होता है जो रीमेक होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज रीमेक आर द हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग थिंग फॉर ऑल द म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज। मैं आपको बताता हूं, आप लोग देखो, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है टी सीरीज, करेक्ट? टी सीरीज के आप लोग देखोगे ना, तो जो भी वो मूवीज में अपने नए गाने जो रखते हैं उसमें ना बहुत ज्यादा रीमेक होते हैं। रीमेक में इनको क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल गाना जो है उस पर इन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। रीमेक पे वापस से म्यूजिक पे और वापस से लिरिक्स पे आपको खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका खर्चा हो चुका है। तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो एकदम नॉमिनल है, नेग्लिजिबल है। प्लस क्या होता है, आप लोग देखो, कोई भी रीमेक आप लोग जब भी बनता है तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। ये जितने भी कंपनीज की बात करो, इनके सारे यूट्यूब चैनल है, वहां से पैसा कमाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत कम कैपिटल इंटेंसिव है, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा। प्लस ये कंपनीज का बोलना है, ये सारे कंपनीज, टिप्स हो गया, सारे गामा हो गया, सारे कंपनीज का बोलना क्या पता है, हम लोग जब भी कोई गाना बनाते हैं, इट टेक्स 5 years टू रिकवर ऑल दी कॉस्ट। 5 साल के बाद जो भी कमा रहे हैं सब ऊपर की मलाई है, करेक्ट? एक्सट्रीमली हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट या है नहीं। ओके अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। से डिपॉजिटरीज लाइक सीडीएसएल। सीडीएसएल आपको पता है क्या करती है? डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिपॉजिटरी क्या करता है? डिपॉजिटरी जो है, हम लोग जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो हमारी बिहाफ पे होल्ड करता है डिपॉजिटरी, करेक्ट? बच्चों डिपॉजिटरी का बिजनेस इतना सही बिजनेस है कि इनको ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा इनका एक पोर्टल प्लेटफॉर्म बन चुका है, अब और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। तो अगेन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, कैपिटल लाइट बिजनेस है सारे, बराबर? या फिर मैंने आपको क्या बताया, ये सीडीएसएल या फिर म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस जो है, म्यूजिक का जो बिजनेस है, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्चुअली काफी कम होता है, बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है सेम चीज पे।
Okay, next is profitability. Now, can you give me any example of any industry जहां profitability huge है, tremendous है? आईटी सेक्टर, ठीक है, हो सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों अगर प्रॉफिटेबिलिटी कोई सेक्टर में है तो वो है फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री, यू वुड बिलीव अगर कोई टैबलेट बहुत हिट हो गई है उनकी, तो ब्रांडेड टैबलेट्स के केस में बच्चों इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसकी लिमिट नहीं है। नाउ लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। इंडिया में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडेड फार्मा जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसको केयरफुली सुन लेना बिकॉज आगे हम लोग इसको बहुत जगह रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। इंडिया में जो हम लोग दवाई यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज ब्रांडेड फार्मा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्रांडेड फार्मा। इंडिया में दवाई कैसे वर्क करती है सुनो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। शायद आपने ऑब्जर्व पूरी तरीके से नहीं किया होगा बट मैं फिर भी बता रहा हूं। अंडरस्टैंड, इमेजिन करो मेरे को कोई बीमारी हो गई, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मेरे को चिट्ठी पे लिख के देता है कि मेरे को कौन सी दवाई खानी है। मैं मेरा दिमाग लगाता ही नहीं हूं, मैं वो चिट्ठी देता हूं मेडिकल शॉप पे और मेडिकल शॉप वाले को दिखाता हूं कि ये दवाई है और डायरेक्टली उससे वो दवाई खरीद लेता हूं। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर सपोज किसी को सर्दी या बुखार हो गई है, डॉक्टर क्रोसिन का नाम लिख रहा है। किसका नाम लिख रहा है? क्रोसिन का नाम लिखा है। जस्ट मिनट, डॉक्टर ने बोला क्रोसिन दवाई लो। मैं क्या करूंगा? मैं अपना दिमाग लगाऊंगा क्या, या फिर मैं क्या करूंगा? आप लोग थोड़ा दो ऑप्शंस में से एक चूज करना। मैं जाता हूं वहां पे दुकान के पास मेडिकल शॉप पे और उसको बोलता हूं भैया ये क्रोसिन जैसी कोई दवाई दे देना जो सबसे सस्ती है। ये मेरा वर्ड होगा, ये मेरे लैंग्वेज होंगे। या फिर मैं उसको बोलूंगा भैया ये क्रोसिन दे दो। जो लिखा के दिया हम लोग वही तो खरीद लेंगे यार, हम लोग खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। बच्चों क्रोसिन का एक सब्स्टिट्यूट है मार्केट में कॉल्ड एज डोलो। ठीक है, कोविड में बहुत सारे डॉक्टर्स ने डोलो प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपको पता है, थोड़ा आपने ऑब्जर्व किया था, राइट? अच्छा, डोलो और क्रोसिन में क्या डिफरेंस है? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एट ऑल। दोनों का मॉलिक्यूल सेम है। दोनों का मॉलिक्यूल है पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सेम, एग्जैक्ट सेम। और फिर क्रोसिन ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि क्रोसिन का ब्रांडिंग बहुत सही हुआ है। अब आपको बताता हूं इससे क्या होगा। अगर डॉक्टर ने क्रोसिन लिखा के दिया है, मैं क्रोसिन ही खरीदूंगा। दिस इज समथिंग विच विल नेवर हैपन इन यूएसए। यूएसए में क्या होता है सुन लो। यूएसए में अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर ब्रांड का नाम नहीं लिखता है, डॉक्टर मॉलिक्यूल का नाम लिखता है। डॉक्टर बोलता है पैरासिटामोल लेना है। अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा मेडिकल शॉप पे यूएसए में और मैं बोलूंगा कि पैरासिटामोल बताओ, तो 4-5 वैरायटी के पैरासिटामोल दिखाएगा वो। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं वहां पे। जो सबसे सस्ता है मैं वो खरीद लूंगा। उधर क्या है? उधर फार्मा प्योर कमोडिटी है। जो सस्ता है वो लोग खरीदते, क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम है, लोगों को पता है। और डॉक्टरों को क्या बोला गया? उनके लॉस बोलते हैं डॉक्टर को कि हम ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते। इंडिया में पूरा उल्टा है, इंडिया में ब्रांड का खेल है पूरा। एंड दैट इज रीजन क्रोसिन जैसा ब्रांड बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा मतलब इधर प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है। सो दिस इज वन सच सेक्टर जहां प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज्यादा हाई है अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो। करेक्ट। अगेन बच्चों यहाँ पे आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है 1 रुपए का कॉस्ट होता है, 40 रुपए में वो टैबलेट बिकता है। इमेजिन दी प्रॉफिट मार्जिन कितना ह्यूज है। बट ऑफ कोर्स ये सेक्टर में बहुत अपने अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कभी कभी हो सकता है कि यूएस एफडीए का ऑब्जर्वेशन आ जाए, पूरी फैक्ट्री बंद हो जाए। यूएस एफडीए क्या होता है पता है? इंडिया में हम लोग कचरा खाते हैं, हम लोगों को कुछ भी खिला देते हैं। मैं बता रहा हूं ऐसे क्यों। यूएसएफडी क्या पता है? यूएसए के ऑफिसर्स इंडिया में आते हैं उनके प्लांट को विजिट करने के लिए। अगर उनको लग रहा है कि ये आपका जो प्रोसेस है वो गलत है, वो फैक्ट्री को ही बंद कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देम हम लोग अच्छी चीजें खाते हैं उनकी वजह से। इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। इंडिया बोलते कुछ भी बनाओ कुछ भी बेचो चलेगा। पता है क्रोसिन इज एक्चुअली नॉट लीगल इन यूएसए फॉर द सेम रीजन। इंडिया के लॉस बहुत अलग है, उनके लॉस बहुत अलग है। और हमारे यहाँ पे ये ब्रांडेड फार्मा का बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। सही है। तो बच्चों इंडिया में फार्मा इज सिमिलर टू एफएमसीजी, बराबर। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कैसे ब्रांडिंग होता है वैसे यहाँ पे फार्मा का ब्रांडिंग होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बता रहा हूँ? यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। करेक्ट। अच्छा, इतना प्रॉफिट मार्जिन दूसरी इंडस्ट्री में नहीं होगा, तो अगेन हर इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या होता है मैंने नंबर ऑफ राइवल्स। नंबर ऑफ राइवल्स बच्चों अगेन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। अब मैंने आपको बताया टेलीकॉम इंडस्ट्री में राइवल्स कितने? 4 में से एक हटा दो, 3 में से एक और हटा सकते हैं, विच इज एक्चुअली टेनेबल। वोडाफोन आइडिया 2 ही बचे, कौन से? एयरटेल एंड जियो। इनफैक्ट ये सेक्टर को डियोपोली बोलते हैं। डियोपोली मतलब 2 ही खिलाड़ी है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ राइवल्स अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर में हो और उसके हिसाब से। अच्छा, एफएमसीजी सेक्टर में क्या लगता है नंबर ऑफ राइवल्स ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो ये अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा, कहां ज्यादा है और कहां कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? करेक्ट।
नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट और क्या लिखा है? नेक्स्ट इज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कुछ कुछ इंडस्ट्री में लर्निंग और एक्सपीरियंस इफेक्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वहां पे कोई नया कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकता है। मैं आपको बच्चों एक इंटरेस्टिंग कंपनी की बात कर रहा हूं। वैसे द नेम ऑफ द कंपनी इज मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया, हाँ, रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। थोड़ा बहुत बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको पता है मैप माई इंडिया का काम क्या है? ये इनका बोलना है, ये कंपनी का, कि इंडिया में 99.99% विलेजेस और जितने भी एरियाज है उसका मैपिंग इन्होंने किया है। मतलब इनके पास डिजिटल मैप है, जैसे गूगल मैप हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे मैप माई इंडिया का बोलना ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैप है इंडिया का। और बच्चों ये मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी 25 ईयर्स से, ये एक्चुअली 1990 से ये सेम बिजनेस में है, और ये गूगल मैप से बहुत काफी पहले ये कंपनी ने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया था। नाउ इमेजिन गूगल मैप इंडिया में आए उसके पहले मैप माई इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। अब बच्चों क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली इस साल में फरवरी में गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज लाए, और वो नए लॉज के हिसाब से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में डिजिटल मैपिंग कुछ हद तक ही कर सकते हैं। तो इससे फायदा किसको है? मैप माई इंडिया जैसे इंडियन कंपनीज को है। मैं आपको बताता हूँ, मैप माई इंडिया को अगर कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 25 साल मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 25 ईयर से जो काम कर रहे हैं इनके पास इतना ह्यूज डेटाबेस बन गया अभी। अच्छा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैप में इंडिया कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल फोन में अगर आप देखोगे मैप, अगर आप यूज करोगे आईफोन में, तो आईफोन में गूगल मैप कभी नहीं होगा, क्योंकि एप्पल और गूगल कॉम्पिटिटर्स है। सो एप्पल विल नेवर बी यूजिंग गूगल मैप्स। तो अगर कोई एप्पल यूजर है तो क्या करेगा वो? अगर उसके फोन में मैप यूज कर रहा है, वो मैप में इंडिया का है। पता ही नहीं लोगों को कि कंपनी इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, इनके क्लाइंट्स इतने ज्यादा है। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल को अगर समझना है कि कहां टावर लगाना है, कहां कस्टमर ज्यादा है, वो मैप माई इंडिया का सर्विस यूज करेगा। फॉर एग्जांपल ओला, उबर जैसे बड़े बड़े जायंट्स जो आजकल टू व्हीलर के अंदर ऑलरेडी मैप उनका होता है इनबिल्ट, हुंडई जैसे बड़े बड़े कंपनीज, वो मैप माई इंडिया का मैप है। सही है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज मैप माई इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ी प्लेयर है। अब यहाँ पे इनको कॉम्पिटिशन लाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये लर्निंग और एक्सपीरियंस इधर इस इंडस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग है कि नया कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकता। नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, क्या लगता है आपको? इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया में मैपिंग करना, इज इट एन इजी टास्क? नॉट एट ऑल। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इतने साल से मेहनत किया तब वो डिजिटल मैप इंडिया का पूरा बना अभी। सही है। मैप कैसे बनाता है आपको पता है? ड्रोन्स यूज करके वो मैप बनाते हैं, उसका 3D 2D 4D मैपिंग होता है। करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड एक्सट्रीमली मोटेबल बिजनेस। यहाँ पे बहुत खतरनाक इनका मोट है, यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनका बहुत सही है। यहाँ पे कोई भी आसानी से आ नहीं सकता, बैरियर्स है यहाँ पे एंट्री को। तो ये वही लिखा है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बच्चों कुछ इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया पूरा मैपिंग इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग ऑफ फर्म्स। आपने कभी देखा है बच्चों, जो भी कॉम्पिटिटर्स है बहुत बार वो कॉम्पिटिटर्स एक जगह आके चीज को बेचते हैं। एनी एग्जाम्पल विच यू कैन सी? सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सारे कॉम्पिटिटर्स हैं सेलर्स, और सब एक जगह के बेच रहे हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। अच्छा एक मैं आपको कल एग्जाम्पल बताया था, टायर इंडस्ट्री, कौन सा कंट्री हब है टायर के लिए? थाईलैंड। तो थाईलैंड में अगर आप लोग देखोगे सारे टायर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एक ही जगह है। क्लस्टरिंग हो गया। कुछ इंडस्ट्रीज में ये होता है, क्लस्टरिंग ऑफ फर्म होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं दैट देयर इज क्लस्टरिंग ऑफ फर्म। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह आके अपनी चीज को सेल कर रहे हैं ताकि वो अपना सेल थोड़ा बढ़ा सके। राइट। एंड देन देयर इज दिस लास्ट पॉइंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बच्चों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है? अगेन ये मैंने आपको अभी डीवीज लैब का एग्जांपल बताया था, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ये क्या करते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब आपके फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो सकता है वर्सेस आप कितना कर रहे हो। सपोज इमेजिन करो मेरे फैक्ट्री में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, मैं 80 यूनिट से प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया 80%। कितना परसेंट हो गया? 80%। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप ज्यादा कर रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है बच्चों, जिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है वहां पे उनका कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है। अगेन डीवीज लैब ये बिल्कुल बहुत सही तरीके से मैनेज करती है, वो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है, जिस चक्कर में बल्क में मैन्युफैक्चर कर रही है। और अगेन एपीआई जो है उनका नैप्रोक्सिन नाम का, वो काफी कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही है। दुनिया के 80% दवाइयों में इनका ही एपीआई यूज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया की कंपनी ऐसा कर रही है। राइट। चलो बच्चों इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताया। डू वन थिंग क्विकली, इसके सारे एग्जांपल्स एक एक दो जो भी मैंने आपको बताया वो आप लोग अब लिख सकते हो। ये मार्केट साइज का एग्जांपल था, बराबर ना? ऑटो इंडस्ट्री का मार्केट साइज बड़ा है वर्सेस ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एग्जांपल था, मॉडर्न ट्रेड वर्सेस ई कॉमर्स।
इनके लिए डीमार्ट या रिलायंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उतने स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं है जितना ई कॉमर्स कंपनीज के लिए होता है। इधर क्या लिखोगे बच्चों, बायर्स एंड रिलेटिव साइजेस में फोर व्हीलर का बायर और उसका रिलेटिव साइज काफी छोटा है, ठीक है, और टेलीकॉम का बहुत ज्यादा बड़ा है। अगेन हर एक इंडस्ट्री का अलग होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में एग्जांपल दिया था डीवीज लैब का, कैसे वो स्केल कर रहे हैं अपने हर एक चीज को, और ये 80% पेन किलर में जो एपीआई लगता है ये अकेले सप्लाई कर रहे हैं। इन सेंस बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि डीवीज लैब इज अ मोनोपोली प्लेयर। 80% मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा हो गया इनका, राइट। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं अबाउट डीवीज लैब। जो कंपनी एपीआई बना सकती है वो एंड प्रोडक्ट भी बना सकती है ना यार। बट इनका बोलना क्या पता है, इनका बोलना ये है कि हम हमारे कस्टमर के कॉम्पिटिटर बनना नहीं चाहते। वेरी इंटरेस्टिंग कि जिनको एपीआई सप्लाई करते हैं वो कंपनी दवाई बनाती है, अगर ये खुद दवाई बनाएंगे तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सो दे डू नॉट वांट टू एंटर इनटू सच सेगमेंट्स जो कस्टमर को अनकंफर्टेबल फील करवाए। सिर्फ एपीआई बनाएंगे, शुरुआत से यही मोटर है। इट इज प्योर एपीआई कंपनी, ठीक है। और ये स्मॉल एंड डोमिनेंट कंपनीज में एग्जांपल क्या था, अगेन आईटी इंडस्ट्री, बड़े प्लेयर्स भी है, टीसीएस जैसे बहुत सारे छोटे प्लेयर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर भी आप लोग लिख सकते हो जल्दी से। ओके ये अगर लिख लिया बच्चों, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। टेक्नोलॉजिकल चेंज एग्जांपल क्या था, फोन जैसे इंडस्ट्री में बहुत रैपिड होता है, और पेन जैसे इंडस्ट्री में बहुत बहुत रेयरली आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। लिंक पेन इज वन सच केस, करेक्ट। कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या था, टेलीकॉम बहुत ज्यादा लगता है। सीडीएसएल जैसे बिजनेस या फिर म्यूजिक लाइसेंसिंग वाले बिजनेस में बहुत कम होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या लिखोगे आप, कुछ कुछ इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा होता है, एग्जांपल फार्मा, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री का बहुत कम होता है, फॉर एग्जांपल ऑयल मार्केटिंग कंपनी बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत उनका एकदम थिन मार्जिन होता है। नंबर ऑफ राइवल्स एंड द रिलेटिव साइजेस, मैंने अभी आपको बताया टेलीकॉम में कितने राइवल्स है वो देख लो, वर्सेस एफएमसीजी में कितने हैं। टेलीकॉम में काफी कम है, 3 से 4 ही प्लेयर्स है। 3 to 4 क्यों बोल रहा हूं, कितना एग्रेशन नहीं है बीएसएनएल का, इसलिए 3 से 4 प्लेयर्स, ओके। और एफएमसीजी में मेनी मेनी नंबर ऑफ राइवल्स चेंज होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। ओके नेक्स्ट था लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट। अगेन कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा आपको लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा आसानी से एंटर नहीं कर सकते ऐसे बिजनेस को। मैप माई इंडिया इज वन सच बिजनेस, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों, जब टाइम आएगा तो बताऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी दिस इज मैप माई इंडिया। क्लस्टरिंग ऑफ फर्म्स मैंने बताया आपको कैसे थाईलैंड में टायर कंपनीज का क्लस्टरिंग हो रहा है। थाईलैंड इज हब फॉर टायर मेकर्स। एंड देन लास्ट वाज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आप कितना परसेंट अपने फैक्ट्री के कैपेसिटी को यूज कर रहे हो। कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, राइट बच्चों। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है ट्रिगर्स ऑफ चेंज। क्या लिखा है, ट्रिगर्स ऑफ चेंज। नाउ अंडरस्टैंड ट्रिगर, ये वर्ड का मतलब क्या है, कोई भी बता दो ना ट्रिगर मतलब क्या। ट्रिगर ट्रिगर गन वाला, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली ट्रिगर का मीनिंग क्या होता है, इसको किस सेंस में हमको समझना है, प्लीज ध्यान से सुना। ट्रिगर मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बाद सारी चीजें चेंज हो गई, ट्रिगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंट्री ग्लोबलाइजेशन इज अ ट्रिगर। क्या कोई मेरे को बता सकता है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कौन से साल से आगे रैपिडली हो गया? 1991, ठीक है बच्चों। 1991 में अपने कंट्री में बहुत सारी चीजें हुई जिसके बाद में ग्लोबलाइजेशन हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1991 के पहले इंडिया में कोई भी पर्सन दूसरे देश की चीज को यूज आसानी से कर ही नहीं सकता था, बट अभी बहुत इजीली हम लोग यूज करते हैं। अभी तो मतलब हम लोग हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट ग्लोबलाइजेशन। हम लोग गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी के सर्विसेज यूज करते हैं, एप्पल, सैमसंग, ये सारी कंपनीज ग्लोबल जाइंट्स है। इंडिया में कितने जबरदस्त तरीके से लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ये ट्रिगर ऑफ चेंज कब आया? आफ्टर 1991। अंडरस्टैंड ट्रिगर का मीनिंग क्या है। ट्रिगर मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बाद में बहुत सारी चीजें चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर, बराबर, ठीक है। तो ट्रिगर्स ऑफ चेंज मैं काम करता हूं, आपको पहले एग्जांपल्स काफी सारे देता हूं, फिर ये पैराग्राफ जो भी लिखा है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ट्रिगर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लिखा भी यहां पे, वेरी फर्स्ट एग्जांपल,
ग्लोबलाइजेशन, क्या लिखा है? ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन कॉजेस चेंजेस इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन वाज अ ट्रिगर। कौन से साल के बाद इंडिया का पूरा पिक्चर चेंज हो गया? आफ्टर 1991। आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं बहुत कुछ लिखा के देने वाला हूं, एंड में लिखना अगेन, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर बच्चों, करेक्ट? इनफैक्ट इंडिया का पूरा ग्रोथ स्टोरी 1991 के बाद ही आया है। 1991 के पहले इंडिया बहुत जिद्दी था। इंडिया बहुत जिद्दी था मतलब बचपन में आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय ऐसा कोई पर्सन होता था जिसका बैट, जिसकी बॉल और जिसकी पहली बैटिंग, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा था। इंडिया वैसा था। इंडिया में आना है, बिजनेस करना है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, हम बोलेंगे उस हिसाब से आपको उतना क्वांटिटी इंपोर्ट करना है, उतने उतने प्राइस में इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ड्यूटी भी हम ही डिसाइड करेंगे, सब कुछ अपने ही डिसाइड करते थे। इंडिया में आके बिजनेस करना एक सरदर्द था 1991 के पहले, उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया, राइट? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट एक मैं बता रहा हूं आपको ग्रोथ रेट। एवरीवन प्लीज फोकस, बिकॉज मैं आपको अभी बहुत डिटेल में बता रहा हूं एक पॉइंट, बट ये जो डिटेल्ड वर्जन है ये आपको बहुत जगह में आपको रेफरेंस के तौर पर दूंगा। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है क्या? जो लोग ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी ट्रैक करते हैं उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, कोविड के बाद से देयर इज अ सेक्टर जिसने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म मतलब कहां से कहां चला गया? आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री। आप लोग एक काम करना, अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में भी नहीं आया तो आप सिर्फ एक ही काम करना, कोई भी शेयर का प्राइस देखो जो फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, कोविड के बाद कहां से कहां चला गया। अच्छा, ऐसा क्यों है? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट स्टोरी। सच में क्या हो गया पूरे के पूरी फार्मा सेक्टर को, कि वो कहां से कहां जा रहा है आफ्टर कोविड। कोविड के बाद ये हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बच्चों, पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। अगेन मैंने आपको ये बताया, हमें कोई भी दवाई बनाना है तो पहले एपीआई लगता है। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? रॉ मटेरियल। ये है रॉ मटेरियल, ठीक है? इससे फार्मा बनता है, कोई भी दवाई बनती है। फार्मा क्या है? एंड प्रोडक्ट। फार्मा इज द एंड प्रोडक्ट, करेक्ट? अच्छा बच्चों, इंडिया बहुत सही तरीके से एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया इज एक्चुअली अ वेरी गुड कंट्री जहां पे बहुत ह्यूज स्केल में बल्क में एपीआई बनता है, करेक्ट? बट बच्चों, इंडिया से भी बड़ा एक खिलाड़ी है। कौन है वो खिलाड़ी? इंडिया एंड चाइना, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, चाइना इज लाइक गॉड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों? बिकॉज यहां पे इनका जो इंडस्ट्री है चाइना का, इट इज $40 बिलियन इंडस्ट्री। इंडिया का कितना है? इंडिया का है $4 बिलियन, ठीक है? मतलब इंडिया का साइज कितना है? 10% द साइज ऑफ चाइना। नाउ व्हाई इज इट सो? देयर इज अ वेरी ह्यूज बिग रीजन बिहाइंड इट। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको जो भी बता रहा हूं। बच्चों, इन इंडिया देयर यूज्ड टू बी पोल्यूशन टैक्स। देयर यूज्ड टू बी नहीं, अभी भी है। इंडिया में अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है कोई भी दवाई तो आपको पोल्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। पोल्यूशन टैक्स क्या होता है? ये फार्मा की मैं अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा हूं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, तो पोल्यूशन मैंने किया है इसलिए मेरे को अलग से टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो पोल्यूशन टैक्स के चक्कर में इंडिया में दवाई बनाना होता है महंगा, सही है? तो ये कहानी है। अच्छा, अब चाइना में क्या है? चाइना में पोल्यूशन टैक्स पहले था ही नहीं। चाइना में पोल्यूशन टैक्स था ही नहीं। इमेजिन करो चाइना में पोल्यूशन टैक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? चाइनीज गवर्नमेंट बोल रही है आप फार्मा की कोई भी फैक्ट्री लगा दो, पोल्यूशन आप करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे कोई अलग से टैक्स वसूल नहीं करेंगे। कैन यू नॉट टेल मी ये क्या बहुत बड़ा एडवांटेज था चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए? ऑब्वियसली यस। इंडिया के एपीआई मैन्युफैक्चरर्स दे वर नॉट कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्यों? हम लोग दवाई बना रहे हैं, पोल्यूशन टैक्स गवर्नमेंट लगा रही, दवाई महंगी बन गई, कौन खरीदेगा अपनी महंगी दवाई? सही है। अच्छा, ये दोनों भी नेशन से सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? कौन इंपोर्ट करता है? आंसर इज यूएस। यूएसए वुड प्रेफर चाइना एनी डे। क्यों? क्योंकि चाइना की दवाई सस्ती है, इंडिया की दवाई काफी महंगी है। बट समथिंग हैपेंड व्हिच चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर ड्रास्टिकली। क्या हुआ मैं बताता हूं। चाइना की गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज किया यार बहुत पोल्यूशन हो रहा है, इतने साल तक पोल्यूशन हो रहा था, उन्होंने टैक्स लगाया नहीं। अब ये सोच रहे नहीं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, एनवायरमेंट जो है वो बहुत बिगड़ रहा है। ठीक है बच्चों, चाइना आप लोग देखोगे ना, चाइना में कुछ ऐसे सिटीज है जो हब है एक्चुअली पूरे के पूरे एपीआई इंडस्ट्री के लिए। आपको पता है पूरा का पूरा कोविड जो है वो स्टार्ट कौन सी सिटी से हुआ है? वुहान। वुहान क्या बताया? वुहान इज द एपिसेंटर ऑफ कोविड कोरोना वायरस। प्लस वुहान जो है बच्चों, इट इज सच अ सेंटर जहां पे सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज है दुनिया के जो दवाई बनाते हैं।
करेक्ट। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब अगर आपको कुछ फैक्ट्री लगाना है आप पोल्यूशन करो, अब आपको पोल्यूशन टैक्स पे करना है। बताओ, अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने ये लॉ चेंज कर दिया, इसकी वजह से क्या इंडिया के सारी कंपनीज को बेटर बेटर फायदा हो गया? हाँ या ना? कल स्वॉट एनालिसिस पे आता है, ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। एक्सटर्नल विच इज नॉट इन अ कंट्री, अपने लिए फायदा। अब आपको बता दो बच्चों क्या होगा, चाइना ने पोल्यूशन टैक्स जैसे लगाया, अब क्या हो रहा है पता है, अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस था वो अब एट पार हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बच्चों चाइना को शायद उतना नुकसान नहीं होगा, बट इंडिया को इसका जबरदस्त फायदा होगा। सपोज इमेजिन करो चाइना का 40 बिलियन था, हो गया सपोज 36 बिलियन, 4 बिलियन कम हो गया, बट ये 4 बिलियन अगर इंडिया को जोड़ दिया जाए तो अपना पूरा का पूरा मार्केट से डबल हो जाएगा। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया। इनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इनको, बट अपने लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो अच्छे से, यूएसए जो है वो पहले जो चाइना को प्रेफर करती थी, अब वो इंडिया और चाइना दोनों को प्रेफर कर रही है। मतलब चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन, एंड दिस इज वन सच ट्रिगर जिसकी वजह से पूरा एपीआई इंडस्ट्री चेंज हो गया। मैंने अभी आपको बताया एपीआई क्या है, एपीआई इज रॉ मटेरियल। लोग पहले कहां से प्रेफर करते थे रॉ मटेरियल? चाइना से। अब कहां से प्रेफर कर रहे हैं? इंडिया से। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द फेवरेट्स। अच्छा, व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड बताता हूं। ये तो कोविड के पहले ही हो गया था, ये तो कोविड के काफी टाइम पहले से इन्होंने पोल्यूशन टैक्स लगा दिया। कोविड के बाद क्या हुआ बच्चों? कोविड के बाद मैंने आपको अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताई, वुहान इज द सेंटर जहां पे सारी दवाई बनते हैं, एपीआई बनते हैं। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज सेंटर, पूरी दुनिया को सप्लाई होता है वुहान से। अब क्या हो गया, कोविड की वजह से सबसे पहले वुहान ही बंद हो गया। वुहान बंद होने की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। अभी यूएसए में जो बहुत बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है जो इनसे चाइना से एपीआई खरीदते थे, वो खरीदना बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? बिकॉज चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, कुछ भी हो सकता है चाइना में। और इससे क्या होगा, इससे बच्चों चाइना प्लस वन नाम का एक बहुत सही चीज एमर्ज हुआ है। व्हाट इज चाइना प्लस वन? चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रहना है, चाइना से आगे जाओ। चाइना प्लस वन इज इंडिया स्टोरी। इससे क्या होगा, इससे अब बच्चों चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते दो रीजन की वजह से। एक तो पोल्यूशन टैक्स लग गया, महंगा हो गया लगाने की वजह से। दूसरी बुरी चीज क्या होगी, चाइना का पूरा कोविड वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इनका सप्लाई चेन उन्होंने डिस्टर्ब किया है। यूएसए की कंपनीज बोल रहे हैं वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिपेंड ऑन ओनली वन कंट्री, वी विल नाउ बी गिविंग मोर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिया। दिस इज चाइना प्लस वन। और इस चक्कर में आप लोग देखोगे सारे के सारे एपीआई बनाने वाले कंपनीज जो है रिकॉर्ड सेल कर रहे हैं। और ये स्टोरी 1 या 2 साल के लिए नहीं है, आई गेस दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ डिकेड मिनिमम। कम से कम 10 साल के लिए यही ट्रेंड रहेगा। अब लोग तो देखो, दिस इज द रीजन। सबसे बड़ा इसमें बेनिफिशियरी कौन है? डीवीज लैब। क्यों? डीवीज लैब इज द बिग डैडी व्हेन इट कम्स टू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सबसे बड़ा खिलाड़ी है ये, करेक्ट। एंड दिस इज द रीजन सारे कंपनीज जो एपीआई बनाते हैं उनका स्टॉक प्राइस कहां से कहां चला गया। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखते हैं, उसके पीछे की स्टोरी कौन देखेगा? समझ में नहीं आती सर, कहां से देखेंगे? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये क्या कहता है, ये ट्रिगर है। मैं कैसे करूं आपको ट्रिगर? ट्रिगर मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से पूरी पिक्चर चेंज हो गई। समझ में? ये 2 ट्रिगर्स ऐसे खतरनाक है जिससे पूरा इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर चेंज हो गया। राइट, सारे स्टॉक्स रैली कर चुके हैं। अब देखो यहां वही लिखा है, ग्रोथ रेट अचानक से इंडिया का बढ़ गया। कौन सा सेक्टर का? एपीआई फार्मा सेक्टर का। क्यों? आई टोल्ड यू द रीजन। द एंटायर कोरोना वायरस, द एंटायर कोविड क्राइसिस, पैंडेमिक जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि कोविड की वजह से कौन सी इंडस्ट्री अचानक से बूम हो गए? अचानक से बूम हो गए। कुछ कंपनीज बच्चों कहां से कहां चले गए। फॉर एग्जांपल जूम जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस कहां से कहां जूम हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोविड की वजह से लोगों ने उसको बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट किया है, बराबर। तो आपको ये बता रहा हूं मैं ट्रिगर्स ऑफ चेंज। राइट नाउ बच्चों आपको एक चीज और बता रहा हूं ट्रिगर्स ऑफ चेंज में, चलो आगे बताऊंगा। वैसे मार्केटिंग इनोवेशन पे आते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में है? ये डिटेल्ड वर्जन जो है आपको लिखने का मौका दूंगा, अभी गड़बड़ मत करो। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इनोवेशन। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग इनोवेशन बच्चों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आईपीएल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है आईपीएल में क्या ऑब्जर्व करोगे। आईपीएल से पहले क्या होता था आई विल टेल यू, फिर आपको समझ में आएगा आईपीएल ने क्या क्या चेंज किया है। आईपीएल ने बच्चों पूरा मार्केटिंग करने का तरीका चेंज किया। आईपीएल इज अ वेरी गुड ट्रिगर जिससे आगे मार्केटिंग का पूरा तौर तरीका ही चेंज हो गया। आईपीएल के पहले अगर हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो टीवी पे सिर्फ स्कोर लिख के आता था। इमेजिन द टीवी स्क्रीन, उसमें नीचे या कहीं कॉर्नर में ऊपर राइट साइड कॉर्नर में बॉक्स में अलग से स्कोर दिखता था। दैट्स इट। क्रिकेट मैच चल रही है, स्कोर मेरे को समझ में आ रहा है, दैट्स इट। बट आईपीएल में पूरा चेंज हो गया। आईपीएल ने सिखाया है मार्केटिंग कैसे करते हैं और टीवी स्क्रीन के स्पेसेस को कैसे यूज करते हैं। नाउ प्लीज हियर मी आउट, क्या बता रहा हूं।
अच्छा आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में बहुत सही तरीके से देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मोमेंट मार्केटिंग। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देयर इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज सेंटर फ्रेश, उसका एक टैगलाइन है, जबान पे रखे लगाम। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये सेंटर फ्रेश की यार कब कब आती है आईपीएल में। सपोज इमेजिन कर कोई बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, और अगर सपोज वो अपील कर रहा है और अपील किया उसने, तभी वो एड वहीं के वहीं वो रिफ्लेक्ट होगा, जबान पर रखे लगाम, हाउ ऐप वही टाइम पे आ रहा है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका मार्केटिंग ये था कि वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके सेविंग्स अकाउंट पे। जब भी कोई बैट्समैन छक्का मारता है वो वही ऐड आता है, करेक्ट। अच्छा इनफैक्ट यही नहीं, कमेंटेटर्स को भी सिखाया जाता है कि कब कौन सी ब्रांड को उनको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ करता था, अभी सीएट टायर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है। सही है, मतलब ये हर जगह इन्होंने बहुत सही तरीके से मार्केटिंग करने के तौर तरीकों को चेंज किया। सो आईपीएल क्या है, आईपीएल इज अ ट्रिगर फॉर मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग इनोवेशन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, इनफैक्ट कितने सारी चीजें हम लोग देखते हैं बच्चों, वो वोडाफोन का जुजू आर्मी होता है, सही है, वो क्या है, वो सब कुछ मार्केटिंग के तौर तरीके उन्होंने यूज किए, हर तरीके से वो मार्केट कर रहे हैं उसको, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये है मार्केटिंग इनोवेशन, ये है बहुत बड़ा ट्रिगर ऑफ चेंज। नेक्स्ट, ई कॉमर्स एंड इंटरनेट। बच्चों अभी मैं आपको जो बता रहा हूं आप लोग बहुत केयरफुली इसको सुनोगे, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन। ई कॉमर्स एंड इंटरनेट, क्या लगता है आपको सच में इंटरनेट क्या ट्रिगर ऑफ चेंज है? मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए, मैंने आपको बताया 2016 की बात क्या हुआ है इंडिया में, क्या हुआ 2016 के बाद? रिलायंस जियो के आने की वजह से इंटरनेट का जो तूफान है बच्चों वो इतनी तेजी से फैला है, राइट। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेट की वजह से बच्चों जितने भी स्टार्टअप्स है, ठीक है, पूरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो है उसको इतना जबरदस्त बूस्टर मिला है ओनली आफ्टर 2016। ठीक है, जब से रिलायंस जियो ने एंट्री की तब से इंटरनेट सस्ता हो गया, और सस्ता इंटरनेट जो है उसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिगर है, दिस इज अ ट्रिगर ऑफ चेंज। इनफैक्ट अगर ना बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब इंटरनेट की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है लोगों को कि अगर इंटरनेट कंपनीज जो है वो अगर अपने प्राइसेस बढ़ा भी देंगे तो भी वो यूज करने ही वाले हैं। वी कैन नॉट गो बैकवर्ड्स नाउ, अब पीछे नहीं आ सकते। लोगों को समझ में आ गया क्या चीज है इंटरनेट, सही है। अच्छा अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज और बता रहा हूँ ना, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको ये कंपनी के बारे में बताऊंगा सारेगामा, मैं आपको हर लेक्चर में धीरे धीरे एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ ना, प्लीज अंडरस्टैंड। सारेगामा कंपनी जो थी ना बच्चों, उसका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं था आज से कुछ साल पहले, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सारेगामा म्यूजिक लाइसेंसिंग के बिजनेस में सारेगामा पहले पैसा कैसे कमाती थी, ध्यान से सुनना। सारेगामा के कैसेट बिकते थे, सारेगामा के कैसेट बिकते थे। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करो, मैं कैसेट खरीद रहा हूं और पैसा पे कर रहा हूं, करेक्ट, उससे सारेगामा पैसा कमा रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग कैसेट खरीद रहे हैं गाना सुनने के लिए, बताओ प्रॉब्लम क्या लग रहा है? भाई म्यूजिक सुनने के लिए मैं पैसा क्यों दूं? पहला क्वेश्चन तो यहां से रेज होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया में देयर यूज्ड टू बी ह्यूज पायरेसी, करेक्ट, ह्यूज पायरेसी मतलब क्या? देयर वाज दिस वेबसाइट कॉल्ड songs.tk, लोग वहां जाके गाना डाउनलोड करते थे, ठीक है, बट लोग सारेगामा को पैसा देते नहीं थे। अब मैं बता रहा हूं पूरा पिक्चर चेंज क्यों है, व्हाई दिस कंपनी इज एक्चुअली गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द नेक्स्ट डिकेड एंड इवन मोर देन दैट। अब ध्यान से सुनना, सारेगामा को पहले पैसे मिलते नहीं थे, क्यों नहीं मिलते थे? मेरे को गाना सुनना है, मैं कैसेट क्यों खरीदूं? मैं songs.pk पे जाके पायरेसी कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, मेरे को तो वही गाना मिल रहा है। तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ है और उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये था कि लोग पायरेसी करते थे और लोग 90% टाइम सारेगामा को पैसा मिलता नहीं था। अब क्या हुआ, आफ्टर 2016 जियो केम, जियो की वजह से क्या हुआ है, जियो की वजह से इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि मैं कोई चीज डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, अब मैं ना डायरेक्टली स्ट्रीमिंग एप्स में स्ट्रीम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक कैसे सुनते हो, आप लोग खुद को पूछो, या तो आप यूट्यूब पे सुनोगे, या तो विंक, गाना, स्पॉटिफाई ऐसे एप्स डाउनलोड करोगे, करेक्ट। विंक, गाना, स्पॉटिफाई, ये सारे लोग कौन है? ये सारे म्यूजिक एग्रीगेटर्स है। इनको अगर सारेगामा का गाना चाहिए तो इनको सारेगामा को पे करना पड़ता है। इनफैक्ट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एवरी टाइम यू लिसन टू एनी सॉन्ग सारेगामा अर्न्स 10 पैसा। एक बार आपने कोई गाना सुना, सारेगामा को कितना मिल रहा है? 10 पैसा मिल रहा है। तो मतलब आपको यहाँ पे एक्चुअली आप जो भी गाना सुनोगे, आप इमेजिन करो आप जिस मोड से गाना सुनते हो सारेगामा पैसा कमा रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सस्ते इंटरनेट की वजह से लोग गाना डाउनलोड करते नहीं, लोग गाना स्ट्रीम करते हैं। आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब पे अगेन सारेगामा का चैनल है, ठीक है, सारेगामा ने वहां से भी मॉनिटाइज किया है। तो क्या होता है आपको पता होगा, 55% किसको मिलता है? कंटेंट क्रिएटर को मिलता है, 45% किसको मिलता है? यूट्यूब लेके जाता है। तो अगर मैं यूट्यूब पे सुन रहा हूँ सारेगामा का कोई गाना, तो अगेन मेरे को
सारेगामा को पैसा देना पड़ेगा इनडायरेक्टली, या तो मेरे को ऐड दिखाई जाएगी जहां से वो पैसा कमाएंगे, या तो मैं उसका प्रीमियम सब्सक्राइबर यूट्यूब का, वहां से वो पैसा कमाएंगे. व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग? नाउ प्लीज हियर मी आउट. पायरेसी इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया बच्चों. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. आप लोग सिर्फ एक काम करना, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड एज मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बहुत पुराना गाना है. आप लोग सिर्फ एक काम करके देखो, आप लोग ये गाने के लिरिक्स यूज करना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और आप खुद के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो. ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका वो गाना सारेगामा कभी कभी हटा देगी. कॉर्पोरेट इन्फ्रिंजमेंट. सही है, पेटेंट उसके पास ही है, सारेगामा में पूरा लाइसेंसिंग है. अब सारेगामा को कैसे समझ में आया मैंने वो लिरिक्स यूज किया? उनका एल्गोरिदम इतना जबरदस्त है कि अगर आप वो म्यूजिक यूज करोगे, आप उसके लिरिक्स यूज करोगे, आप आधा वर्ड भी यूज करोगे उसके उसके कोई गानों का, तो सारेगामा आपका कभी कभी वो हटा देगी, या फिर आपको बोलेगी हमारा लाइसेंस खरीदो. इनफैक्ट एक चीज और बोलते हो बच्चों, अगर सपोज कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो रही है जहां पे सारेगामा को कोई पुराना गाना यूज किया जा रहा है, पहले आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा सारेगामा से. यू कैन नॉट डू दिस. इतना ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? पहले जो पायरेसी हो रही थी अब वो ड्रास्टिकली जीरो हो गया. समझ में आ रहा है क्या? एंड दैट इज द रीजन, दिस इज अ ट्रिगर ऑफ चेंज. और ये ट्रिगर कहां से आया? बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो. क्योंकि उसकी वजह से इंटरनेट सस्ता हो गया. उसकी वजह से ही इंटरनेट सस्ता हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पायरेसी भी होगी नहीं. सही है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिगर ऑफ चेंज, ई कॉमर्स एंड इंटरनेट. ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट. अब ये देखो, ये मैंने आपको भी बताया, रिलायंस जियो के बाद में बहुत सारे फर्म्स की एग्जिट हो गई. किसकी एंट्री हुई? रिलायंस जियो की. रिलायंस जियो की एंट्री हुई. ठीक है, एग्जिट किसका हुआ? एग्जिट बच्चों कितने सारे प्लेयर्स एग्जिट कर चुके हैं. 12 में से अभी सिर्फ 4 ही बचे. मैंने ऑलरेडी आपको बताया. ठीक है, एयरसेल बंद होगी, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद होगी, टाटा डोकोमो बंद होगी. 2 बड़े प्लेयर्स एक जगह आ गए. ये सब कुछ क्यों है? बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो. ये रिलायंस जियो की वजह से हुआ है. करेक्ट. तो ये है बहुत बड़ा ट्रिगर ऑफ चेंज. करेक्ट. एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपका एफिशिएंसी और कॉस्ट ड्रास्टिकली चेंज होगा बिकॉज ऑफ कोविड. बिकॉज ऑफ कोविड चाइना प्लस वन हैपेंड, और सारा फार्मा इंडस्ट्री जो है उसका एफिशिएंसी बढ़ गया बहुत जबरदस्त तरीके से. अभी बताया मैंने आपको, उनका $40 बिलियन का इंडस्ट्री अपना $4 बिलियन का इंडस्ट्री, अपने लिए अपॉर्चुनिटी कितना बढ़ गया. सही है, एफिशिएंसी इन कॉस्ट अपना बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो चुका है. नेक्स्ट, टेक्निकल नो हाउ डिफ्यूजन. बच्चों अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना. इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? कोविड का वैक्सीन जो है अगर किसी कंपनी ने बना दिया है, और वो वैक्सीन कैसे बनाते हैं बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री को समझ में आ गया है, तो वैक्सीन क्या एकदम कॉमन हो जाएगी? ऑब्वियसली यस. इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ डिफ्यूजन. अगर नो हाउ सबको समझ में आ गया वो वैक्सीन कैसे बनी है, तो अगेन ये ट्रिगर है, उसके बाद में सभी लोग वही करेंगे. राइट. अगेन तो वैक्सीन एक कंपनी ने बनाई, बाकी सारी कंपनी ने बहुत जल्दी से उनके वैक्सीन लॉन्च कर दिए. ठीक है, आज क्या लगता है एक या दो कंपनी से वैक्सीन बनाते हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉडर्ना है, फाइजर है, कोविड है, इंडिया में 2-3 है. सही है. तो अगेन दिस इज कॉल्ड एज टेक्निकल नो हाउ डिफ्यूजन, ट्रिगर ऑफ चेंज. प्रोडक्ट इनोवेशन. अगेन बच्चों अगर सपोज से एग्जांपल के तौर पे टच स्क्रीन फोन्स जब से लॉन्च हुए, क्या लगता है आपको एक बार टच स्क्रीन फोन किसी ने लॉन्च किया उसके बाद ये टच स्क्रीन फोन का पूरा ट्रेंड स्टार्ट हो गया? यस. अच्छा, एंड्रॉइड इज ऑल्सो वन सच प्रोडक्ट इनोवेशन. एंड्रॉइड जब से लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपने फोन में एंड्रॉइड इनबिल्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. दिस इज अ ट्रिगर ऑफ चेंज. इसकी वजह से आगे पूरी कहानी चेंज होगी. करेक्ट. सो प्रोडक्ट इनोवेशन में मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया? सिर्फ टच स्क्रीन फोन. ठीक है, या फिर समथिंग लाइक एंड्रॉइड, समथिंग लाइक एंड्रॉइड. इज इट इजी? ओके, काफी सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको बताया. आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट दिस डाउन. आप लोग एक काम कर सकते हो, यहां पे ये वाला आप लोग पहले नोट कर लो, चाइना की स्टोरी. मैं आपको ये चीज सेम काफी बार रेफरेंस के तौर पे लिखा के दूंगा, तो आप लोग ये कहीं लिख लो. ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? ये है ट्रिगर फॉर फार्मा इंडस्ट्री. दिस इज ट्रिगर. ओके, लिखा है सबने? ट्रिगर क्या है? चाइना ने पोल्यूशन टैक्स लाया, ये ट्रिगर है. दूसरा ट्रिगर क्या है? कोविड वायरस की वजह से चाइना पे डिपेंडेंसी कम की, इसलिए चाइना प्लस वन है. दिस इज अनदर ट्रिगर. राइट. चलो, ओके. ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी सबको पता है. ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया, ग्रोथ रेट कैसे चेंज हो गया. दिस इज एपीआई. ओके, तो ये एपीआई का है. मार्केटिंग इनोवेशन, यहां एग्जांपल क्या था? आईपीएल.
मार्केटिंग इनोवेशन, सही है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड इंटरनेट। बताया है मैंने कि कैसे चीप इंटरनेट जो है इसकी वजह से क्या हुआ है, चीप इंटरनेट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बूम हुए हैं, ठीक है। म्यूजिक लाइसेंसिंग के लिए वरदान है ये बच्चों। चलो ये जल्दी से लिखो बच्चों, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री ऑफ रिलायंस जो एग्जिट ऑफ मेनी कंपनीज, एग्जिट किसका किसका हुआ है, टाटा ग्रुप का हुआ है, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन का हुआ है, एयरसेल का हुआ है, ईटीसी। ठीक है, एफिशिएंसी इन कॉस्ट, अगेन ये एपीआई वाला जो है ना पूरा इंडस्ट्री, इसका एफिशिएंसी बढ़ गया, करेक्ट, क्योंकि इनका कॉस्ट एट पार आ गया चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के कंपैरिजन में। टेक्निकल नो हाउ डिफ्यूजन, वैक्सीन का एग्जांपल ले रहे हैं, एक बार किसी ने बनाया बाकी सारे उसको अगेन फॉलो कर रहे प्रोसेस को। प्रोडक्ट इनोवेशन, अगेन टच स्क्रीन एंड्रॉइड, कोई नया प्रोडक्ट आया तो सभी लोग वही करते, फिर ट्रिगर है वो। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में 5G भी आएगा क्या, ठीक है, 5G अगर एक बार आ जाता है तो सभी लोग 5G का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रिगर हो जाएगा अगेन, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, राइट। बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है KSF। ये KSF क्या है, KSF इज की सक्सेस फैक्टर, सुन लो, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। बिफोर वी अंडरस्टैंड की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, मैं पहले आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये याहू नाम की कंपनी हुआ करती थी, पता है आपको याहू, ठीक है, ओके। अच्छा अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। बिफोर गूगल बिकेम गूगल, देयर यूज्ड टू बी दिस कंपनी कॉल्ड एज याहू, ठीक है। याहू पहले सर्च इंजन था, सर्च इंजन मतलब जैसे हम लोग गूगल यूज करते कोई चीज को सर्च करने के लिए, लोग याहू जाते थे और याहू के वेबसाइट पे विजिट करके वो अपने रिक्वायरमेंट सर्च करते थे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको अभी एक खास चीज बता रहा हूं, याहू बहुत बड़ा प्लेयर था बच्चों, ठीक है, बट आज हम लोग याहू का नाम सुनते ही नहीं है। आज कौन सी कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, गूगल। गूगल ने कुछ अच्छा जबरदस्त सच में किया होगा जिसकी वजह से याहू का आज यूजेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है, याहू कोई गिनता भी नहीं है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये वाली इमेज जो है ना, ये याहू का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, याहू की वेबसाइट ऐसे दिखती थी, ये मैंने सर्च किया गूगल से। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। नाउ अभी मेरे को आप लोग एक चीज बताओ यार, ये याहू का पेज है, ठीक है, देख लो ये कैसे दिखता है। पहले लोगों को अगर याहू पे जाके कुछ सर्च करना होता था, दिस इज हाउ द मेन पेज वाज, ये होम पेज है याहू का, करेक्ट। अच्छा गूगल का होम पेज कैसे होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताओ, आपको क्या ऑब्जर्व करके आपको क्या समझ में आ रहा है, ये गूगल का पेज है और ये याहू का पेज है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, हाँ कौन सा इजी लग रहा है, गूगल का बहुत इजी लग रहा है क्या, इजी क्यों लग रहा है, इसमें देखो ना कितनी जानकारी अच्छी सारी है, याहू में नहीं, इट इज एक्चुअली हैविंग प्रॉब्लम ऑफ टू मच, टू मेनी, बहुत कुछ दे दिया यार। क्यों, मैं आपको बोलूंगा मेन प्रॉब्लम क्या, सपोज मेरे को ना पॉलिटिक्स का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ना है, या फिर से मेरे को कोई न्यूज पढ़ना है, तो ये देखो यहाँ न्यूज का कॉलम लिखा है यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे को समझ में आएगा क्या क्या है, सही है। दिस इज नॉट हाउ गूगल इज एक्चुअली वर्किंग। गूगल कैसे काम करता है, गूगल बोलता है आपको क्या चाहिए आप सर्च करो यहाँ पे, वो मैं सर्च रिजल्ट बराबर बताऊंगा, ठीक है। इधर बहुत अलग है, इधर मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, इधर मेरे को ढूंढ के क्लिक करना पड़ रहा है, अच्छा मेरे को तो चाहिए, अगर ये लिस्ट में नहीं है तो मिलेगा ही नहीं मेरे को कुछ, सही है। तो गूगल का काम करने का तरीका ड्रास्टिकली अलग है बच्चों, एंड दैट इज द KSF ऑफ गूगल। वो क्या है गूगल के लिए, ये सक्सेस फैक्टर है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो सिंपल वेब पेज, इंटरैक्टिव वेब पेज और बहुत इंटरेस्टिंग वेब पेज किसका है, गूगल का है। ये इंटरफेस कितना ज्यादा इजी टू यूज है, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देगा यहाँ पे, उसको वो सर्च रिजल्ट आ जाएगी जो उसको चाहिए, ठीक है। याहू इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट पोर्टल टू यूज, एंड दैट इज द रीजन बच्चों याहू जो है उसका डाउनफॉल हुआ है, और गूगल का जो वहां से सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुआ है वो यही से हुआ है। अच्छा हम लोग वैसे क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं KSF। KSF मतलब क्या, की सक्सेस फैक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ की सक्सेस फैक्टर, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट को कोई यूज कर रहा है, उसका क्या रीजन है, क्यों कस्टमर गूगल यूज कर रहा है, क्यों याहू यूज नहीं कर रहा है, ये रीजन है, एंड दैट इज द KSF ऑफ गूगल। कुछ आप अलग कर रहे हो जिसकी वजह से कस्टमर आपकी चीज को यूज कर रहा है, और वो हो जाएगा
KSF, की सक्सेस फैक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, करेक्ट? सो दिस इज वन सिंपल एग्जांपल KSF को एक्सप्लेन करने के लिए, बराबर। अच्छा बच्चों, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो गूगल के फाउंडर्स है, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है, ये दोनों ने जब गूगल स्टार्ट किया था उसके पहले अपना पूरा का पूरा इन्होंने बिजनेस मॉडल जो है अपने प्रोफेसर को बताया, जहां पे लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इनके प्रोफेसर ने बोला कि आप ये कर तो रहे हो, बट आई डोंट नो कि आप याहू जैसे बड़े जायंट को कैसे अनसीट करोगे। मतलब याहू यूज्ड टू बी अ वेरी ह्यूज कंपनी एट दैट टाइम, बराबर। बट फिर भी बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि गूगल सक्सेसफुल है। उसका रीजन क्या है? दिस सिंपल इंटरफेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं KSF इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, की सक्सेस फैक्टर। इसी हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ की सक्सेस फैक्टर होगा। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सोचना है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन डीवीएस लैब का की सक्सेस फैक्टर क्या होगा? उनका जो सस्ता, जो उनका बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका जो बहुत कम है, यूनिट इकोनॉमिक्स उनको जो फेवर कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो उनको फेवर कर रहा है बच्चों, दैट इज द की सक्सेस फैक्टर। सही है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग देखते हैं 80% दुनिया में जो पेन किलर है उनमें इनके एपीआई को यूज किया जाता है, राइट। अगेन यहाँ पढ़ते हैं हम लोग की सक्सेस फैक्टर के बारे में क्या लिखा है। की सक्सेस फैक्टर मतलब क्या? ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ सेलर्स, व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल। मतलब कस्टमर सच में क्या चूज करता है। अगेन गूगल क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज गूगल का इंटरफेस बहुत इजी टू यूज है, एंड दैट इज बिकमिंग द की सक्सेस फैक्टर फॉर गूगल। वही लिखा है, क्यों कस्टमर आपको चूज करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर्स टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या है बच्चों? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो एक्चुअली दूसरा नहीं कर सकता। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैंने आपको बताया था कि आईटीसी के लिए टोबैको जो है उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। लीगल सिगरेट्स जो है, इंडिया में इलीगल सिगरेट्स भी बिकते हैं, पर अगर हम लोग सिर्फ लीगल सिगरेट्स की बात करते हैं जहां पे टैक्स पे किया जाता है ह्यूज, वो लीगल सिगरेट्स में 80% मार्केट शेयर है आईटीसी का। क्यों? व्हाट इज द की सक्सेस फैक्टर फॉर आईटीसी? क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बताओ? क्या कर रही है? सिगरेट तो बना रही है। सिगरेट बनाने में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है क्या? नो, सिगरेट मेकिंग इज एक्चुअली वेरी इजी प्रोसेस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? ब्रांडिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे को बताओ सच में क्यों है 80% मार्केट शेयर? बताओ क्या रीजन है? पुराना है तो नया करके आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, एंड दैट इज द बैरियर टू एंट्री। समझ में आया क्या? आज बच्चों देखो, आप लोग थोड़ा इमेजिन करो, जहां पे बहुत पैसा होता है ना जो इंडस्ट्री में, वहां पे कोई भी आसानी से कॉम्पिटिटर आ जाएगा, बट इट इज नॉट वेरी इजी टू एंटर दिस पर्टिकुलर टोबैको सेगमेंट। उसका रीजन क्या है? अरे भाई मैं बड़ा फैक्ट्री लगा तो दूंगा, बट अगेन सिगरेट बेचने के लिए उसका ब्रांडिंग में तो चाहिए। अच्छा, फिर आईटीसी ने कैसे किया? आईटीसी इज द ओल्डेस्ट प्लेयर, एंड दैट इज रीजन आईटीसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस बन गए हैं। समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा हूं? सो दिस इज अगेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये हो गया की सक्सेस फैक्टर आईटीसी के लिए। अगेन कोई भी कंपनी जब सक्सेसफुल बनती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों सच में वो सक्सेसफुल है। अच्छा, आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आगे बताने वाला था, अभी और बता रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। मुझे आपको पता है नेस्ले जो है ना, उसका बेबी फूड प्रोडक्ट में 97% मार्केट शेयर है। कितना परसेंट? 97। इमेजिन सिंगल कंपनी जो बेबी फूड प्रोडक्ट सेल कर रही है इंडिया में, 97% मार्केट शेयर है। क्या रीजन है? There should be some reason, of course। इंडिया में छोटे बच्चों के लिए वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका एक बहुत फेमस ब्रांड है सेरेलैक करके, सुना होगा आपने, करेक्ट? वो सेरेलैक जो ब्रांड है ना, आप लोग कोई भी दुकान में देखो, मेडिकल शॉप में होता ही है। 97% मार्केट शेयर है, मतलब 100 में से 97 लोग वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। क्यों यार? क्यों? बिकॉज इंडिया में अगेन बेबी फूड को मार्केट करना इलीगल है। यू कैन नॉट मार्केट बेबी फूड, एंड दैट इज द रीजन 97% मार्केट शेयर एक ही कंपनी खा रही है, नेस्ले। उसका एक ही ब्रांड खा रहा है, सेरेलैक। आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहीं से सीखोगे आप। अगेन जब भी आप लोग देखते हैं कि कंपनी का कुछ बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, यू हैव टू आस्क, अरे ये क्या कर रही है? अगर नेस्ले का मार्केट 97% क्यों है? बिकॉज उसको मार्केट करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू मार्केट बेबी फूड प्रोडक्ट। अब आपको एक खास चीज बताता हूं, इस चक्कर में क्या होगा? इस चक्कर में इमेजिन करो कोई नई कंपनी आ गई है जो बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक से भी सस्ता बना रही है, ठीक है? मैंने आज तक कोई भी ऐसे फादर या मदर को देखा नहीं है जो मेडिकल शॉप पे जाके बोलते हैं, एक काम करना भैया, मेरे बच्चे के लिए सबसे सस्ता वाला बेबी फूड प्रोडक्ट दो। कोई बोलेगा ही ऐसा, एंड दैट इज द मोट, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसका? नेस्ले का। वो उनका की सक्सेस फैक्टर बन गया, और सेरेलैक नेस्ले के लिए कैश जनरेटिंग मशीन बन गई है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बता रहा हूं मैं? करेक्ट। अच्छा, और क्या लिखा है? व्हाट रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल? मतलब क्या आपके पास रिसोर्सेज है, आप ऐसा क्या कर रहे हो? अगेन रिसोर्सेज में बहुत कुछ चीजें आएंगी बच्चों। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्लीन साइंस का क्या है की सक्सेस फैक्टर? क्लीन साइंस का जो टेक्नोलॉजी बच्चों, उनके जो साइंटिस्ट है वो इतना सही तरीके से इनोवेट करता है, और इनोवेट करने के बाद उसका बड़ा फैक्ट्री लगा देते हैं, एंड दैट इज द की सक्सेस फैक्टर फॉर क्लीन साइंस। आप क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आपका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्यों कस्टमर आपकी चीज को यूज कर रहे हो, इसलिए आप सक्सेसफुल बने हो। दैट इज नथिंग बट KSF। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक बताया मैंने नेस्ले का, 97% मार्केट शेयर नेस्ले का, एंड देयर इज अ स्ट्रांग रीजन बिहाइंड इट, बराबर। तो फिर मैं आपको किसका बताया? टोबैको का, ITC का टोबैको सेगमेंट इतना ज्यादा मार्केट शेयर क्यों है? सही है, वन ऑफ द रीजन इज उसको मार्केट कर ही नहीं सकते आप। सही है। उसके बाद में गूगल का एग्जाम्पल बताया। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग क्विकली लिख सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ KSF। चलो ओके बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताया, तीनों अगर आपने लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इवनिंग में। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो अभी हम लोग सीख रहे हैं उसका नाम है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक कंपनी की पूरी केस स्टडी बताऊंगा, तो आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आएगा। पहले समझ लो क्या बता रहा हूं, सुन लो। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब डिटेल स्टडी करना, खुद की नहीं, कॉम्पिटिटर की। सही है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कौन सी चीज बनाता है, कितने साल से बनाता है, क्यों इतना सस्ता है, कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स क्या है, कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, हर चीज। मतलब बेसिकली आपको डीप डाइव करना है, किसके बारे में समझना है? कॉम्पिटिटर के बारे में समझना है। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ठीक है। कॉम्पिटिटर के विजन क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, नीश मार्केट क्या है। नीश मार्केट मतलब उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, बताया है मैंने कल। नीश मार्केट मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ स्टडी करना अबाउट कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सही है। अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको एक पहले इसके बारे में एक एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर आप लोगों को पढ़ना। ठीक है। फिर हम लोग ये लेक्चर में यही एंड करेंगे, फिर जो दूसरा एग्जाम्पल बताना है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे ना। प्लीज अंडरस्टैंड। अभी ना बच्चों, कैन यू फर्स्ट आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड। इंडिया में 4 व्हीलर बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज है, कौन सी कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है? ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है अपना इसके बारे में। मारुति का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, कितना परसेंट है? 50%। एक्चुअली 1-2 साल पहले का नंबर है, ठीक है, बट अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी कुछ अराउंड 40-45% के रेंज में। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। चलो हम लोग 50% इसको अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। मारुति का मार्केट शेयर 50% है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में 2 में से 1 गाड़ी मारुति की बिकती है। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दिस इज एक्चुअली ह्यूज नंबर, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है, फिर भी एक ही कंपनी 50% मार्केट शेयर खा रही है। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अलग करती होगी। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनना। मारुति के बाद कैन यू ऑब्जर्व एंड टेल मी, अगर आपने देखा होगा कहीं, तो कौन सी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है? टाटा, ठीक है, और टाटा एक्चुअली काफी स्ट्रगल कर रही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग उसके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो। अभी शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में टाटा अच्छा काम करे। आंसर इज हुंडई। ठीक है। हुंडई का आप लोग देखो बच्चों, बहुत बार है ना, बहुत सारे वेबसाइट्स पे ना बेस्ट सेलर्स आते हैं, ये महीने की बेस्ट सेलर कौन है, मतलब कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही है। हुंडई जो है उसके बहुत सारे वर्जन्स, उसके बहुत सारे मॉडल्स भी बहुत अच्छा काम करें। हुंडई हुंडई ने अच्छा खासा इंडियन मार्केट को समझा है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। हुंडई ने पहले इंडिया में अपना बिजनेस सही तरीके से लॉन्च करने के पहले, हुंडई सक्सेस स्टोरी भी है, बट हुंडई सक्सेस स्टोरी क्यों बनी है उसका रीजन सुन लो। हुंडई जो है बच्चों, उसने क्या किया, हुंडई ने देखा यार इंडिया में मारुति क्या अलग कर रही है। हुंडई ने क्या किया, हुंडई ने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किया। हुंडई देखती है कि मारुति का विजन क्या है, मिशन क्या है, उसके कोर वैल्यूज क्या है, क्या अलग एडवांटेज है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है। हुंडई ने बहुत डिटेल में स्टडी किया मारुति को। तुमको रियलाइज हो यार मारुति जो है एकदम सस्ते रेंज में गाड़ी बनाती है। प्लस मारुति और क्या कर रही है, मारुति नए नए वर्जन लॉन्च करती है। आप लोग देखोगे तो रियलाइज होगा मारुति की गाड़ी जो है वो हर साल में कुछ ना कुछ नए नए गाड़ी लॉन्च करते रहता है, जिसकी वजह से उनका सेल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये सेम चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश की हुंडई ने, और आज हम लोग देखते हैं कि हुंडई का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट हुंडई इज टेकिंग अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम मारुति। हुंडई मार्केट शेयर खा रही है मारुति का, और वो एकदम एविडेंट है। हुंडई का मार्केट शेयर बढ़ गया बच्चों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मारुति का कम हो गया। मैंने आपको अभी वही होता है 50% था आज से कुछ साल पहले, अभी कुछ अराउंड 42-43% के रेंज में है उनका मार्केट शेयर। इतना कम क्यों है? बिकॉज हुंडई ने कुछ सही किया। हुंडई ने क्या किया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किया।
नेक्स्ट पॉइंट वही है, ये जो हुंडई वाला एग्जांपल है ये मॉड्यूल में भी लिखा है और ये आप लोग अभी यहां से पढ़ सकते हो, रीड इट, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये हुंडई ने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे किया वो लिखा है, आराम से पढ़ो। चलो बच्चों वही लिखा है कि यहाँ पे काफी सारे कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने स्टडी किया है, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा, फोर्ड, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हुंडई के, सही है। मारुति को तो स्टडी किया है, इन सबको भी स्टडी किया। टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट ब्रिंग्स आउट न्यू कार्स एंड इंप्रूव मॉडल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कार्स every year to cater to various segments of customers, and this is why Hyundai जो है उसका मार्केट शेयर बढ़ गया है, बिकॉज उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को डिटेल में स्टडी किया है। समझ में क्या बता रहा हूँ, ठीक है। शाम को बच्चों हम लोग एक बहुत सही कंपनी का डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत सीरियस लेवल पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जिसने एक्चुअली किया है, राइट। विल स्टॉप पे, चलो राइट। देखो आज सुबह ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वाला पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। सो एक बार थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में एंड देन एक एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं और वो एग्जांपल को कंसीडर करेंगे हम लोग बेसिस, और फिर मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आज सुबह बताया था, क्या है इसका मीनिंग। कॉम्पिटिटर जो होता है उसके बारे में हर एक चीज स्टडी करना, उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या कोर वैल्यूज है, क्या मार्केट स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हर एक चीज कॉम्पिटिटर के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ठीक है, राइट। तो कॉम्पिटिटर जो है बच्चों उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है उसकी स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, राइट। आज सुबह एक एग्जांपल दिया था जो मॉडल में कवर किया गया है, मैंने हुंडई का आपको एग्जांपल दिया था, राइट। हुंडई ने इंडिया में मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कैप्चर किया है और वो मार्केट शेयर किसका गया है, एक्चुअली मारुति का मार्केट शेयर कम हो गया है। तो हुंडई ने सबसे पहले क्या किया, हुंडई ने देखा कि इंडियन मार्केट के ऑडियंस को कौन सी चीज पसंद है, तो उन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स का स्टडी किया, महिंद्रा हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा, फोर्ड, टाटा मोटर्स, और फिर उसके बाद हुंडई जो है उन्होंने अपना जो है प्रोडक्ट जो लॉन्च किया। एंड हुंडई क्या करती है, हुंडई हर साल अपने नए नए अलग अलग कार्स जो है एग्जिस्टिंग कार्स में एडिशन लेके आती है, नए मॉडल्स जो है लॉन्च करती है, और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं आज हुंडई का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है उन्होंने कैसे स्टडी किया है वो हम लोग देखेंगे। आपको याद होगा बच्चों जब मैंने आपको बताया था एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं, करेक्ट, और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ कंपनीज कुछ सेलेक्टेड बिजनेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया और पार्ले दोनों का क्या बिजनेस है, बिस्किट्स के अंदर मीन, राइट। चलो सेम वैसे ही बच्चों अगर हम लोग एचयूएल लेके, एचयूएल जो है थोड़ा कॉस्मेटिक में पर्सनल केयर में थोड़ा उनका ज्यादा दबाव है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं कि डाबर का क्या है, डाबर का है ना बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान है। पैराशूट ये जो ब्रांड अगेन मैरिको कंपनी का है, मैरिको का बहुत ज्यादा हेयर ऑयल में बहुत ज्यादा फोकस है। तो हर एक कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बट देयर इज वन कंपनी व्हिच इज एक्चुअली कंपीटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। किसकी बात कर रहा हूं मैं पतंजलि की बात कर रहा हूं, सही है। तो बच्चों ऑब्वियसली पतंजलि ने जब अपना एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री की उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया, ऑब्वियसली क्योंकि वो हर किसी को कॉम्पीट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया था कोलगेट को मैंने एक अलग कैटेगरी में पुट किया था, वो कोलगेट को भी कॉम्पीट कर रहे हैं, सही है। टूथपेस्ट से लेके, साबुन से लेके, शैम्पू से लेके, तेल से लेके, हर चीज च्यवनप्राश तक वो लोग बनाते हैं, करेक्ट। तो इतना जो वाइड रेंज आप बना रहे हो, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा बच्चों पतंजलि के स्टोर में जब आप जाओगे ना तो आपको एक रियलाइजेशन होगा क्या हर चीज मिलती है जो एक प्रॉपर रिटेल आउटलेट में मिलती है। जैसे कि सपोज कोई किराना दुकान में जा रहे हो वैसे ही पतंजलि के खुद के स्टोर में वो वाली फीलिंग आती है, राइट। तो पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने बहुत डिटेल में कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया है और कुछ जगह सच में वो सीरियस लेवल पे उन्होंने बहुत डिस्ट्रप्शन मिलाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट बोलने के बाद पहले लोग सिर्फ कोलगेट यूज करते थे, करेक्ट। कोलगेट का बहुत ज्यादा मार्केट शेयर था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा था। बट उनका एक बहुत फेमस ब्रांड है दंत कांति करके, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा डेंट लाया वहां पे, मतलब उनका मार्केट शेयर काफी उन्होंने ऑक्यूपाई किया, राइट। एंड दिस इज द स्टोरी विद मेनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पतंजलि ने बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। जब भी कोई कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स करती है डेफिनेटली उनको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट। सो हर जगह हम लोग पतंजलि को रेफरेंस कंसिडर करेंगे और मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा, राइट। चलो सो पतंजलि इज दी कंपनी। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसका यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है, राइट। हो सकता है परसेंटेज इधर उधर हो गए, काफी पुराना डेटा है, बट अभी भी है ना सिचुएशन तो यही है। हेयर ऑयल के बिजनेस में बच्चों अगर आप लोग देखोगे ना तो ये आपको रियलाइज होगा सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो मैरिको का है, ठीक है। मैरिको के ब्रांड्स अगेन
मैरिको के ब्रांड्स कौन से फेमस है? पैराशूट इज द मोस्ट फेमस ब्रांड, ठीक है। वो जो ब्लू कलर का बॉटल आता है उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएशंस लाए। इनफैक्ट आपको एक चीज और बता दूं, इन्होंने पूरा हेयर केयर सेगमेंट में बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल जो जेल यूज करते हैं, हेयर जेल, सबसे फेमस ब्रांड हेयर जेल का कौन सा है? सेटवेट। इट इज अ ब्रांड ऑफ मैरिको। सही है। तो आपको क्या करना है, आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप लोग जरा चेक करो कि वो एक्चुअली कौन सी कंपनी का है। तो मैरिको ने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर किया है, ठीक है। सिमिलरली डाबर का भी बच्चों बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर है। डाबर का हम लोगों ने स्टडी किया था एकदम शुरुआत में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। बताओ कौन से ब्रांड्स है बहुत फेमस डाबर के? डाबर आंवला है, वाटिका है, और प्लस डाबर ऑलमोस्ट हर वो चीज करने की कोशिश करे जो मैरिको कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली इनका जो हेयर ऑयल है, इसकी इनके बॉटल का कलर भी ब्लू है, जो डाबर ने लॉन्च किया। ब्लू कलर का बॉटल क्यों होना चाहिए? बिकॉज मैरिको के वही कलर है, तो लोगों को लगेगा ये सेम रिजेंबलेंस हो रहा है, राइट। ये बात होता है। तो बच्चों सेम चीज किसने करने की कोशिश की? पतंजलि ने। पतंजलि जो है उनको पता है कि मैरिको और डाबर बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब पतंजलि हेयर ऑयल इंट्रोड्यूस करेगी, वो उनका रेफरेंस पॉइंट ये दो कंपनीज होंगे। इनको डिटेल में स्टडी करेंगे वो हेयर ऑयल के लिए। अच्छा, शैम्पू के लिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं। पीएनजी, ये बहुत फेमस कंपनी अगेन। एंड एचयूएल तो बच्चों शैम्पू और सोप में बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, अभी मैंने आपको जैसे बताया, राइट। इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला सोप और शैम्पू जो है वो डव, बहुत ज्यादा इन्होंने स्केल किया उसको, राइट। नाउ ओरल केयर, मैंने अभी आपको बताया, ओरल केयर में बच्चों कोलगेट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ क्या लिखा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एचयूएल का कौन सा ब्रांड फेमस है? क्लोजअप एंड पेप्सोडेंट, वेरी फेमस, करेक्ट। और यहाँ डाबर, डाबर बच्चों डाबर का जो टूथपेस्ट आता है, डाबर लाल टूथपेस्ट, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस। बहुत लोगों को लगता होगा सर डाबर के टूथपेस्ट बिकते क्या, बट प्लीज दिमाग में रखो, डाबर के जितने भी ब्रांड्स है बच्चों, ये डाबर लाल जो ब्रांड है बच्चों, इट इज 1000 करोड़ ब्रांड, 1000 करोड़ का सेल क्लॉक करता है। इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हो डाबर को। इट्स अ वेरी सीरियस कंपनी डाबर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ओरल केयर में किसकी एंट्री? पतंजलि की। इनका कौन सा बहुत फेमस टूथपेस्ट है? दंतकांति, अगेन, ठीक है। तो काफी ज्यादा इन्होंने सीरियस लेवल पे देखा है मार्केट को, बहुत सही तरीके से समझा है। स्किन केयर बच्चों, स्किन केयर के अंदर एचयूएल अगेन स्किन केयर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। इनके बहुत ज्यादा स्किन केयर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके। कैविन केयर है, गोदरेज है। नाउ पतंजलि ने इसमें बहुत सही एंट्री की है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पतंजलि के ना बहुत ज्यादा इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बहुत इन्होंने क्रीम्स लॉन्च की पतंजलि ने खुद के, राइट। तो ये स्किन के सेगमेंट को भी ये लोग केटर कर रहे हैं, सही। इनफैक्ट इनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल करके, उसमें दादाजी खुद आता है एड के अंदर, ठीक है। मतलब हर चीज ये खुद ही कर रहे हैं, इनको किसी कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत भी नहीं। आगे बताऊंगा आपको, ये एडवांटेज एक्चुअली पतंजलि का। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर पतंजलि। पतंजलि बच्चों फ्रूट जूसेस के अंदर भी है। नाउ फ्रूट जूसेस में डाबर और पेप्सी को, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पतंजलि का केस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज पतंजलि ने बहुत सीरियस लेवल पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को स्टडी किया है। पतंजलि ने हर एक चीज को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, ऑब्वियसली। बिकॉज इतना डिटेल में ये स्टडी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हर किसी को कॉम्पीट कर रहे हैं। आप कोई भी नाम लिख लो। इनफैक्ट यहाँ पे बिस्किट मैंने नहीं लिखा है। बिस्किट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर पार्ले का है, फिर उसके बाद ब्रिटानिया का है। इसका भी मार्केट शेयर अच्छा खासा बढ़ रहा है, पतंजलि का इधर भी, सही है। सो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज इन आवर कंट्री, पतंजलि बोल सकते हैं हम लोग, राइट। बहुत सारे इश्यूज भी पतंजलि के, बट अगेन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पतंजलि कॉम्पिटिटर का स्टडी कैसे कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या है आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का? पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा हु आर दी कॉम्पिटिटर्स, जो बहुत सही तरीके से पतंजलि ने किया है। सब कुछ आपको थोड़ा बहुत लिखने का टाइम दूंगा, बट अभी हम लोग सिर्फ स्टडी करते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ क्या लिखा है? वंस द कॉम्पिटिटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, स्ट्रैटेजिस्ट कैन यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट। ये सारे सोर्सेस है जिससे जानकारी मिलेगी कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रिसेंटली डाबर ने एक बहुत नए सेगमेंट में एंट्री की है, और जहां पे मेरे को लगता है डाबर बहुत अच्छा डेंट कर सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डाबर जो है बच्चों, ये है ना, छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स काफी बना रही है आजकल। छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स मतलब बेसिकली बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, एक ही ब्रांड है जो काफी फेमस है। कैन यू गेस अ ब्रांड जो एक्चुअली यहाँ है भी नहीं? जॉनसन एंड जॉनसन। एक और ब्रांड है हिमालय करके, ठीक है। ये दो ब्रांड्स में बड़ा फेमस है। डाबर वहां अभी एंट्री कर रहा है, तो अगर डाबर वहां वो सेगमेंट में एंटर कर रहा है तो पतंजलि को ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे सोर्सेस से पतंजलि उसको भी स्टडी कर रही है। हो सकता है कि पतंजलि भी सोचे कि ये सारे सेगमेंट में उनको भी करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी वही कर रहा है, सही है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, एक और क्वेश्चन क्या लिखा है? अपने को कॉम्पिटिटर को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है? नाउ लुक एट दिस।
जब हम लोग बोलते हैं पैराशूट इज द ब्रांड ऑफ मैरिको, उसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ मैरिको पैराशूट एक ही हेयर ऑयल सेल करती है। आप लोग देखो उसमें कितने वेरिएशंस है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैरिको ने क्या किया, सिर्फ पैराशूट को वो ब्लू कलर के बॉटल में सेल नहीं किया, उन्होंने उनका सेल कैसे स्केल किया है, देखो आप लोगों को समझ में आएगा। इतने सारे वेरिएशंस उन्होंने लॉन्च किए। अगर पतंजलि को सक्सेस स्टोरी बनना है हेयर ऑयल में तो क्या करना पड़ेगा, उनको भी इतने सारे ऑप्शंस देने पड़ेंगे। आपको ये कैसे समझ में आएगा, अगेन आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है इसको स्टडी करके ही आपको समझ में आएगा। सो दीज आर ऑल द ब्रांड्स ऑफ मैरिको, उनका कॉम्पिटिटर जो पतंजलि का, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। अगेन बट सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैरिको ने बहुत खर्चा किया है ब्रांड एम्बेसडर्स पे भी, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अनुष्का शर्मा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैरिको, ठीक है। इतना ज्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। अच्छा इतना खर्चा क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, इनके पास बहुत कैश है, बहुत कैश रिच कंपनीज है, एंड दे कैन एक्चुअली अफोर्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर ब्रांड एम्बेसडर्स। और ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग में खर्चा करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एफएमसीजी में पूरा ब्रांडिंग ही एक चीज होती है। तो ये चीज अगेन कॉम्पिटिटर को स्टडी करके समझ में आएगा पतंजलि को, सही है। कौन है अपने कॉम्पिटिटर, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो अगेन दिस इज द केस ऑफ मैरिको। अच्छा और क्या लिखा, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या वो अलग करते हैं, ये सब कुछ आपको समझना जरूरी है। आगे की स्लाइड से बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सी मैंने अभी आपको बताया बच्चों, व्हाट आर देयर फाइनेंशियल पोजीशंस। जितने भी कॉम्पिटिटर्स है पतंजलि के सारे कंपनीज काफी कैश रिच है। सबका आप लोग देख सकते हो बच्चों, सब कंपनीज डिविडेंड पे करते हैं, सबके पास ह्यूज कैश रिजर्व्स है। इनफैक्ट सबसे बड़ी कैश जनरेटिंग कंपनी उसमें आईटीसी और एचयूएल है, बहुत पैसा है इनके पास, सही है। अच्छा इनके पास पैसा है तो लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा महंगे ब्रांड एम्बेसडर्स रख सकते हैं ना बच्चों। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पैराशूट की ब्रांड एम्बेसडर अगेन अनुष्का शर्मा, शी इज चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ। कैन यू टेल मी पार्ले जो प्रोडक्ट है, पार्ले के जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने के लिए पार्ले ने कौन से बड़े बड़े एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को रखा है ब्रांड एम्बेसडर, कैन यू नेम अ फ्यू। पार्ले का एड अगर आप लोग देखते हो तो पार्ले ने मेरे ख्याल से हर एक नए रिसेंटली लॉन्च्ड एक्टर एक्ट्रेसेस को रख दिया है उनका ब्रांड एम्बेसडर। आलिया भट्ट, फ्रूटी इज अ ब्रांड ऑफ पार्ले, बराबर आलिया भट्ट है। नाउ आपने देखो कितने ज्यादा फेमस एक्टर्स को उन्होंने रखा है। ऋतिक रोशन हाइड एंड सीक का जो बिस्किट है वो सेल करने के लिए ऋतिक रोशन इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने रखा है, सही है। वरुण धवन, राइट, यू नेम देम एंड दे आर ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पार्ले। अभी पार्ले ने बहुत खर्चा किया, सिमिलरली मैरिको भी बहुत खर्चा करी है, हर कंपनी खर्चा करती है, पतंजलि को पता है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है, व्हाट गिव्स देम कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज। अगेन प्राइसिंग पावर कैसे आता है, ये लोग अपना प्राइस जब चार्ज करते हैं तो ये लोग देखते नहीं कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज करे। फॉर एग्जांपल डव का साबुन अगर आप लोग देखोगे मार्केट में सबसे महंगा है, फिर भी वो इतना महंगा क्यों रख रहा है, बिकॉज उन्होंने वैसे एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग किया है। सही है, डव का कितना ज्यादा ऐड आता है। हमने कुछ महिलाओं से कहा इस गाल पे डव लगाए, इस गाल पे साधारण टिकिया, ये गाल काफी नर मुलायम है, और ये अलग सख्त है, साधारण टिकिया है। सो अगेन ये पतंजलि को पता है, इन्होंने बहुत डीप डाइव किया है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया है, उनका क्या प्राइस एडवांटेज उनको समझ में आएगा। व्हाट आर दे लाइकली टू डू नेक्स्ट। अभी देखो अगेन मैंने आपको जैसे पैराशूट का बताया, मैरिको का बताया कि इन्होंने कितने वेरिएशंस लाए, सेम कोलगेट ने भी किया है। कोलगेट का मार्केट में एक ही टूथपेस्ट है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। ये देखो यहाँ बच्चों वही लिखा है कोलगेट ने किस तरीके से इसको किया। एक सेकंड जस्ट अ मिनट, राइट। कोलगेट के वेरिएशंस देखो, कोलगेट जो है बच्चों एक सॉल्ट वाला टूथपेस्ट है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अगेन ये वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, इनके कोलगेट के आयुर्वेदिक भी अलग अलग टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है। वेद शक्ति इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अ वेरी फेमस ब्रांड ऑफ कोलगेट। चारकोल पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, ठीक है, नमक, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, क्या क्या डालेंगे पता नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट। सो अगेन ये चीजें अगर पतंजलि को पता है तो पतंजलि विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन टूथपेस्ट, वो उसमें भी वेरिएशंस लाएगी क्योंकि कॉम्पिटिटर वो कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इफ यू रिमेंबर अपना एकदम फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कोई भी एफएमसीजी कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, दो चीजों पे फोकस करना पड़ता है। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, बट अगेन सिंपल बोलने का मतलब ये कि दो चीजें बहुत सही तरीके से समझना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, मार्केटिंग, सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। अच्छा ये पतंजलि को समझना है बहुत सही तरीके से, पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और भी स्ट्रॉन्ग है। कैसे, पतंजलि इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर बिजनेस बच्चों व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने खुद के स्टोर लॉन्च किए, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था अगर मैं डीमार्ट जाऊंगा तो डीमार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स को ज्यादा स्पेस देते हैं और किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो कहीं छुपा देते हैं। छुपा देते हैं मतलब ऑफकोर्स मिलता है, ढूंढना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि पतंजलि के खुद का स्टोर है, अपनी अलग दुनिया उनकी।
सही है ना, बराबर है। अच्छा एक चीज और, पतंजलि के प्रोडक्ट्स आपको रिलायंस में भी मिलेंगे, आपको डीमार्ट में भी मिलेंगे, उनके खुद के स्टोर में तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो पतंजलि ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, करेक्ट। व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ जो बच्चों नॉर्मली हर एक एफएमसीजी कंपनी में होता है, उनका खुद का मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोग देखो, मैरिको इज द ब्रांड, इज द कंपनी विच इज ओन बाय मारीवाला, ये पूरा ग्रुप जो है ना वही उसको मैनेज करता है, ठीक है। फॉर दैट मैटर ब्रिटानिया जो है, वाडिया ग्रुप ओन करती है ब्रिटानिया को, और वो उसको पर्सनली बहुत सही तरीके से मैनेज करे। डाबर बच्चों अगेन ये फैमिली बिजनेस है, डाबर इज ऑल्सो फैमिली बिजनेस, बट वो मैनेजमेंट उसको संभाल रही है। बोलने का भी नहीं क्या, हर एक जगह ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है। हर एक जो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनी का सक्सेस स्टोरी हम लोग देखते हैं, वहां पे उनके शेयर्स को बहुत क्लोजली हेल्ड किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे डाइल्यूशन नहीं हुआ है। ये सारी चीजें कॉम्पिटिटर कर रहा है, ये पतंजलि को समझ में आ गई है। पतंजलि ने बहुत कुछ इससे सीखा है, खुद का नया भी कुछ किया है। खुद का नया क्या किया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ये देखो यहां आ गया, पतंजलि को किसी की जरूरत ही नहीं है। पतंजलि ने देखा कॉम्प्यूटर का स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कॉम्प्यूटर की सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। यू टेक एनी केस, कोई भी एफएमसीजी कंपनी को उठा के देख लो, इनके मार्जिन एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि इनको बहुत खर्चा करना पड़ता है ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट पे। तो ये ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इट इज नॉट अ वन टाइम कॉस्ट। बच्चों आज से 10-20 साल पहले भी टीवी पे टूथपेस्ट का ऐड आता था, कोलगेट तब भी ऐड करती थी, आज भी ऐड करती है। इनके एडवर्टाइजमेंट कभी खत्म ही नहीं होते। सो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा होता है सारे के सारे एफएमसीजी कंपनीज के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, देखो लुक एट दी एग्जांपल्स, कितने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स ये लोग रख रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया अनुष्का शर्मा, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, ये बहुत पैसा चार्ज करते हैं, दे चार्ज crores of rupees, but this actually is a plus point for पतंजलि, because पतंजलि कोई एक्सटर्नल फेस पे डिपेंडेंट नहीं है, उनका खुद का इंटरनल फेस जो है वो काफी स्ट्रांग है। बाबा जी कितना तेजस्वी चेहरा है, हर चीज को बेच सकते हैं, ठीक है। तेल से लेके साबुन से लेके एलोवेरा जेल तक बेचते हैं, दंत कांति टूथपेस्ट में भी यही आते हैं, राइट। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, दिस इज द यूएसपी फॉर पतंजलि। व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ पतंजलि, पतंजलि का ये जो फेस है बाबा रामदेव का, ठीक है, दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग द कस्टमर्स फॉर पतंजलि। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पतंजलि के स्टोर पे जो भी कस्टमर जाता है, ही इज एक्चुअली अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस पर्सन। सही, आप लोग कभी विजिट किए हो पतंजलि का स्टोर, 100% वहां बाबा रामदेव को फोटो हो गई, वही तो फेस है पतंजलि के। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, करेक्ट। सो अगेन बच्चों ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ क्या हो गया, बिकॉज लुक एट दिस, रीड दिस लाइन, क्या लिखा है, कॉम्पिटिटर्स लैक अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर एट अ लो कॉस्ट। जो पतंजलि का एडवांटेज है ये पतंजलि को समझ में आया। एक चीज और, आपको एक चीज और बता दो, जब भी आप लोग है ना बाबा रामदेव को सुनोगे ना, तो उनका है ना एक बहुत सही पॉइंट होता है जिसकी बेसिस पे वो एक्चुअली कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनका क्या पॉइंट होता है, स्वदेशी अपनाओ। कितने सारे इंटरव्यूज में इन्होंने बोला है कि आप बाहर के कंपनी के प्रोडक्ट्स मत खरीदो। इनफैक्ट ही इज एक्चुअली टारगेटिंग कंपनीज लाइक एचयूएल। एचयूएल में सिर्फ एच हिंदुस्तानी है, बाकी सब बाहर का ही है, बताया भी था मैंने, ठीक है। इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, ओके। नेस्ले हो गया, एक्चुअली ये सारे एमएनसी है यार, ये सारे एमएनसी जो इंडिया में काम करे, ठीक है। बट अगेन इनका टारगेट कैसा रहता है, ये बोलते हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करो, और उसकी वजह से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं अपने सेल को, राइट। तो अगेन यहाँ पे वही लिखा है बच्चों, कॉम्पिटिटर का क्या वीकनेस है वो, और वो आपका स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है, क्या वो लैक कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप स्टडी करने के बाद ही समझ में आएगा, सही है। अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे, ये सब कुछ डिटेल में स्टडी करने के बाद आपको कुछ कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ वही लिखा है कि आपको देखो कि वो क्या ऑफर नहीं करे, व्हाट आर दे नॉट ऑफरिंग, और आपको गैप फिल करना बहुत जरूरी है, सही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, पतंजलि के स्टोर पे जब कोई जाता है ना, तो उन्होंने इतने ज्यादा वैरायटी क्यों लॉन्च की पता है, बिकॉज उनका ये मानना है कि कोई हमारे स्टोर में आ गया तो हमारे स्टोर से हर एक चीज खरीदना चाहिए। और ऐसा होता है मतलब जब भी हम लोग सपोज से कोई पर्सन डीमार्ट जा रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, डीमार्ट ऐसे चल जाते हैं, उनके दिमाग में एक दो चीजें होती है खरीदने की, बट जब वो स्टोर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें घर पे लेके आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत बार हमारा दिमाग जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि जो चीज वहां दिख रही है, हो सकता है मेरे को वहां जाने के फिक्र हो रहा है, अरे ये भी मेरे को जरूरी है, ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, ठीक है। हो सकता है कि मैंने सोचा था कि एक ही चीज खरीद के लाऊंगा, बट वहां जाने के बाद मैं 10-15 चीज उठा के ला रहा हूं। एंड दैट इज द रीजन पतंजलि के खुद के स्टोर होने का बहुत बड़ा फायदा है। और ये जो कर रहे हैं अगेन, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि क्या बाकी लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने वो सब गैप फिल किए पतंजलि ने। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का ये तो एडवांटेज है, सही बात है। दिस आंसर्स द क्वेश्चंस, व्हाट विल द बिजनेस डू विद द इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करिए, उसको कैसे आप इंप्रूव करोगे, व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स।
कॉम्पिटिटर का क्या वीकनेस है, उसको आप अपने फायदे के लिए कैसे यूज करोगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि पतंजलि जो करती है, ज्यादा महंगे ब्रांड एम्बेसडर्स इन्होंने रखे ही नहीं है। कैन यू नेम एनी बिग ब्रांड एम्बेसडर जो पतंजलि ने रखा है ही नहीं। बहुत सिंपल से एक्टर्स काम करते हैं, अगर उनके एड में कोई आता भी तो, ठीक है, वो मतलब रिकॉग्नाइजेबल भी नहीं है वो फेसेस, इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने रखे ही नहीं है, इतना ज्यादा खर्चा इन्होंने किया ही नहीं है। सही है। सो अगेन ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों पतंजलि के लिए, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठा बनते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। एक ही कंपनी का केस मैंने आपको बताया। सो यू कैन नोट दीज पॉइंट्स क्विकली। पतंजलि आप लोग लिख सकते हो एक जगह पे, और फिर उसके बाद में आप लोग ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। जस्ट मेंशन कौन कौन बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पतंजलि के कॉम्पिटिटर्स कौन है कहीं लिख के रखो। चलो ठीक है, व्हाट आर दे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसको आगे से कर करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो कि मैरिको के बहुत ज्यादा वेरिएशन है, सिर्फ पैराशूट में नहीं है। हाँ ये लिखना, व्हाट आर द फाइनेंशियल पोजीशंस, यहां पे आप लोग लिख सकते हो कि इनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है, पार्ले के ब्रांड एम्बेसडर्स है एक्टर्स लाइक आलिया भट्ट, ईटीसी। ओके, और ये व्हाट आर द लैकिंग, तो यहां पे आप लोग सिर्फ ये एक लाइन लिख सकते हो कि पतंजलि का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है, जो उनका वीकनेस है कॉम्पिटिटर्स का, राइट। दिस लाइन, कॉम्पिटिटर्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर एट अ लो कॉस्ट, लाइक बाबा रामदेव। ओके चलो ठीक है बच्चों, ये इधर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता है खत्म, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी इजी। हाँ ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा बहुत आज सुबह मैंने वैसे बताया था आपको, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा और बताऊंगा तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। एवरीवन प्लीज फोकस, लिखने का टाइम सबको मिलेगा, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना है, करेक्ट, राइट। बच्चों मैंने आपको ये आज सुबह बताया था कि इंडिया में फार्मा कंपनीज जिस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वैसे यूएसए में फार्मा कंपनीज काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सुबह का डिस्कशन मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया में अगर सपोज आपको दवाई बेचनी है तो आप इसको ब्रांड कर सकते हो क्या, ठीक है, यस। इंडिया में बच्चों आप आपके मेडिसिन को ब्रांडिंग चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांडेड फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यूएसए में क्या होता है मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यूएसए में क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से भी कुछ इंडिया के कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है। एवरीवन प्लीज फोकस। आज सुबह मैंने ये बताया था कि चाइना की वजह से इंडिया की कंपनीज को कैसे फायदा हो रहा है, ठीक है। चाइना का आपको सुबह का एग्जाम्पल याद है क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, चाइना +1 की वजह से इंडिया, चाइना का लॉस इज इंडिया गेन, ये सुबह बताया था। $40 बिलियन का इंडस्ट्री उनका, अपना $4 बिलियन का इंडस्ट्री है, और उनका नुकसान मतलब अपना ट्रिमेंडस फायदा हो सकता है। नाउ हियर मी आउट अनदर स्टोरी, यूएसए की वजह से इंडिया को कैसे फायदा हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा फोकस करो, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बट पहले थोड़ा स्टोरी समझना जरूरी है। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। बच्चों यूएसए में फार्मा इंडस्ट्री कैसे होता है बताएं, इट इज जेनरिक, इट इज जेनेरिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनरिक, आप दवाई को ब्रांड नहीं कर सकते हो। नाउ इसका मीनिंग क्या है, इंडिया में अगर सपोज इमेजिन करो मैं बीमार होता हूं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर जो दवाई लिख के देगा मैं एग्जैक्टली वही दवाई खरीदूंगा, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला क्रोसिन लो, तो ज्यादा लोग दिमाग लगाते ही नहीं, वो जाएंगे मेडिकल शॉप पे, वो क्रोसिन ही खरीदेंगे। अच्छा एक चीज और खास क्या हो रही है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इंडिया में दवाई वही बिकती है जो डॉक्टर लिख के दे रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मीनिंग क्या है, जितने भी फार्मा कंपनीज है दे एक्चुअली वर्क इन एसोसिएशन विद डॉक्टर्स। ऐसा क्यों, डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया है पेशेंट वही खरीदेगा, पेशेंट उसको क्वेश्चन नहीं करेगा अरे सर ये खरीदो या दूसरा सस्ता वाला खरीदो, ऐसे कभी कोई पेशेंट नहीं पूछता है, राइट। तो इंडिया में इसलिए बच्चों ब्रांडेड फार्मा जो है वो बहुत फेमस है, इनका मार्जिन भी काफी ज्यादा होता है। आई ऑलरेडी गिव एन एग्जांपल, सबसे ज्यादा फेमस पेन किलर इंडिया में जो है वो क्रोसिन। किसी का सर दर्द होता है वो डायरेक्टली क्रोसिन ही खरीदता है, मार्केट से भी क्रोसिन खरीदता है, बिकॉज क्रोसिन का ब्रांड नेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हालांकि क्रोसिन जैसे आपको मार्केट में 10-15 और वैसे टैबलेट्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल भी सेम ही होता है, पैरासिटामोल मॉलिक्यूल सेम ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे यूएसए में नहीं होता है, हियर में आउट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूएसए में अगर सपोज कोई पर्सन बीमार होता है, ठीक है, डॉक्टर उसको
ब्रांड का नाम नहीं लिख के देता है, डॉक्टर उसको मॉलिक्यूल का नाम लिख के देता है। ठीक है, अगर सपोज डॉक्टर यूएसए में बोल रहा है कि अगर आपका सर दुख रहा है तो आप क्या करो, आप पैरासिटामोल खरीदो। पैरासिटामोल क्या है, ये मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब क्या होगा, ये पैरासिटामोल की चिट्ठी मैं लेके जाऊंगा यूएसए में, फिर वहां पे मैं मेडिकल शॉप वाले को पूछूंगा यार ये पैरासिटामोल चाहिए मेरे को। वो क्या बोलेगा शॉपकीपर, मेरे पास 5-6 कंपनीज की पैरासिटामोल है, आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, से इमेजिन करो कि इंडिया की कोई कंपनी सन फार्मा, वो भी पैरासिटामोल बेचती है यूएसए में। ठीक है, इसका प्राइस है से 15 रुपए। ठीक है, से ल्यूपिन बोल के कंपनी है, इसका प्राइस है से 20 रुपए। और यूएसए की कोई कंपनी है, इसका प्राइस है 30 रुपए। आप क्या करोगे बताओ, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कोई भी पर्सन क्या करेगा बोलो, सेम मॉलिक्यूल ही खरीदना है। तो मॉलिक्यूल अगर मेरे को खरीदना है तो कमोडिटी बन गई है, तो मैं वही खरीदूंगा जो सबसे सस्ता है। तो मैं कौन सा खरीदूंगा, यहाँ पे क्या प्रेफर करूंगा, मैं 15 रुपए वाला सन फार्मा की दवाई प्रेफर करूंगा, मैं वो खरीद के मेरा काम जो है वहीं से हो जाएगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर जो इट इज प्योर कमोडिटी। कमोडिटी समझते हो, कमोडिटी मतलब जैसे स्टील होता है, स्टील में कहीं से भी करो तो कुछ फर्क नहीं होता, स्टील के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे नॉर्मल डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। वैसे ये बच्चों मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं कौन सी दवाई खरीद रहा हूं, बट मैं सस्ती वाली खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि सस्ती वाली से मेरा पैसा बच रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, अब मैं आपको एक खास चीज बताता हूं, एवरीवन केयरफुली इसको सुनना। यूएसए की कंपनीज और इंडिया की कंपनीज में बहुत डिफरेंस है। यूएसए में जो फार्मा कंपनीज है उनका कॉस्ट काफी ज्यादा है, इनका कॉस्ट इंडिया के कंपनीज के कॉस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं, इसको केयरफुली सुनना। दिस इज द पॉइंट जहां से आपको सारे पॉइंट्स में बताऊंगा। एवरीवन थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चों इंडिया में बहुत दवाई बनती है, इंडिया वो दवाई बना के यूएसए में एक्सपोर्ट करती है। यूएसए में बहुत सारी दवाई बनते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, यूएसए में जो दवाई बनती है वो कभी भी महंगी होगी कंपेयर टू इंडिया की दवाई। रीजन क्या है, इंडिया में रीजन आप लोग बता सकते हो क्या यार, इंडिया में दवाई बनती है, सेम मॉलिक्यूल इंडिया में बन रहा है और यूएसए में भी सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, इंडिया में सस्ते में बनेगा। वाई, लेबर कॉस्ट सबसे सस्ता है। अच्छा, लेबर कॉस्ट का मीनिंग क्या है, इंडिया में जो साइंटिस्ट को पे मिलता है इट्स वेरी लेस, इतना कम है कि हम लोग कंपेरिजन एक्चुअली कर भी नहीं सकते। तो इंडिया में जो फार्मा इंडस्ट्री साइंटिस्ट को हायर करते हैं एकदम सस्ते में हायर करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं, तो इंडिया में दवाई बनाना बहुत सस्ता है। एंड दैट इज रीजन सन फार्मा की दवाई 15 रुपए में, यूएसए वाला मैन्युफैक्चर 30 रुपए में बेच रहा है, इसकी चीज बिकेगी नहीं। अब इसका प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा कम्युनिटी प्ले है और यहाँ पे इंडिया की दवाई सस्ती है कंपेयर टू यूएसए की दवाई। इस चक्कर में क्या हो रहा है पता है, रिसेंटली बहुत सारे यूएस बेस्ड फार्मा कंपनीज ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। क्यों, अभी बताया कमोडिटी बिजनेस है, उनकी दवाई कोई खरीद ही नहीं रहा है और प्लस वो लॉसेस सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। इस चक्कर में बहुत सारे यूएसए के कंपनीज हो रहे हैं बंद, यूएस वाली कंपनीज बंद हो रहे हैं। कैन यू नाउ टेल मी इससे क्या होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स लगाना है बच्चों और आपको आंसर करना है। अगर किसी मार्केट में ये यूएसए के कंपनीज हो रहे हैं बंद, बैंकरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली बहुत बड़े बड़े यूएसए वाले कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी बच्चों, फार्मा कंपनीज ने, इससे क्या होगा बताओ। जैसे डिमांड और सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा बताओ, डिमांड पे इंपैक्ट होगा, सप्लाई पे, सप्लाई कर रहे हैं क्या होगा यूएसए में, अगर यूएसए वाली कंपनीज बंद हो रहे हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। व्हाट विल हैपन इफ द सप्लाई इज फॉलिंग, द प्राइस विल राइज। सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा, सिंपल इकोनॉमिक्स, प्लेन इकोनॉमिक्स। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कौन सी कंपनीज को फायदा है, ये इंडिया की कंपनीज जो यूएसए में जाके अपनी चीज को बेच रहे थे इनको ऑटोमेटिकली इसका फायदा हो रहा है। सेम चीज इंडिया में बना रहे हैं, सेम चीज उनको एक्सपोर्ट करना है, अब एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा मिल रहा है। सन फार्मा बच्चों इट इज द बिगेस्ट कंपनी जिसको फायदा हो रहा है इससे। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं खास, यू वोंट बिलीव दिस थिंग, अगर मैं आपको ये बताऊंगा अभी तो, अभी आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकंड नंबर पे आती है टीसीएस, सन फार्मा लिस्ट में भी नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब सन फार्मा यूज्ड टू बी इंडियाज बिगेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की। अब ये वापस ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब क्या पता है, अब इसका मीनिंग ये है कि यूएसए में जाके दवाई बेचना थोड़ा अट्रैक्टिव बन गया है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स भी चेंज हो गए। हाउ इंटरेस्टिंग, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इनको फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्योर कमोडिटी है, मार्केट में जैसे भी सप्लाई और डिमांड का डिस्ट्रप्शन होगा इनको फायदा होगा डेफिनेटली, एंड दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है। मैंने आपको दो रीजंस बताया, एक्चुअली हम लोगों ने इनडायरेक्टली पूरा फार्मा सेक्टर ही स्टडी कर लिया है। सुबह मैंने आपको बताया फार्मा कंपनीज को फायदा क्यों है, सारी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को, डीवीएस लैब का आपको एग्जांपल देता हूं और अभी मैं आपको सन फार्मा का एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। अब ये आपको अगर समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर करो। ऐसी भी कंपनीज है इंडिया में जो सिर्फ इंडिया में दवाई बेचते हैं, यूएसए में जाके ही नहीं है।
कैन यू नाउ आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड? अगर कोई कंपनी इंडिया में दवाई बना के सेल करती है वर्सेस कोई कंपनी यूएसए में जाकर दवाई सेल करती है, किसका मार्जिन ज्यादा होगा? सोच के बताओ बच्चों, सोच के बताओ। इंडिया में अगर मैं दवाई बेचूंगा, मैं उसको ब्रांड कर सकता हूं। अगर मैं ब्रांडेड फार्मा में हूं, मैं अभी मैं आपको बता दूं इंडिया में क्या होता है। क्रोसिन का प्राइस अगर सपोज 40 रुपए है और क्रोसिन से सेम मॉलिक्यूल बनाने वाला सपोज डोलो कोई ब्रांड है, उसका प्राइस 20 रुपए, तो भी लोग क्रोसिन ही खाएंगे 40 रुपए वाला। क्यों? डॉक्टर ने लिख के दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बता रहा है? यहाँ पे ब्रांड का इतना बड़ा खेल है इंडिया में कि जो ब्रांड डॉक्टर रेकमेंड करता है हम लोग वही खरीदते हैं, एंड वी आर एक्चुअली नॉट क्वेश्चनिंग देम, क्योंकि वो डॉक्टर ने लिखा है। हाउ कैन आई क्वेश्चन द डॉक्टर? अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए उतना नॉलेज तो ना चाहिए, ये सेम मॉलिक्यूल है, उतना कौन सोचता है? पूरा इंडिया में ब्रांड का ही खेल है। तो जो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब बताओ फिर से सोच के बताना, इंडिया में कोई कंपनी सिर्फ इंडिया में बेच रही है, सिर्फ इंडिया में बेच रही है, वैसे कोई कंपनी यूएस में जाके बेच रही है, किसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इंडिया में बेच के, क्योंकि इंडिया में खेल बहुत अलग हो गया। 40 का 60 बोलेगा, डॉक्टर रिकमेंड किया तो भी लोग खरीदेंगे, तो भी लोग खरीदते हैं विदाउट इवन आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन टू द डॉक्टर, बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट एलिजिबल टू आस्क एनी क्वेश्चन। समझ में नहीं आता उनको क्या है, राइट? सो अगेन अब यहां पे आते हैं और इसको हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक पॉइंट को लिंक करेंगे। अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उससे हेडिंग क्या है? प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री का फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ गया अचानक से, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं इंडिया में जो कंपनीज यूएसए में चीज बेचते थे उन फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यूएसए के कंपनीज बंद हो रहे हैं। यूएसए का लॉस, इंडिया का गेन। वैसे सुबह पता था, चाइना का लॉस, इंडिया का गेन। करेक्ट? अच्छा, यहां लिखा भी मैंने आपको हर एक चीज सिंपल करके बता रहा हूं। इंडस्ट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल, वेदर कंपटीशन करंटली परमिट्स एडिक्वेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड वेदर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस विल बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वीक हो गए हैं। कहां पे? यूएसए में। यूएसए में जो कॉम्पिटिटर्स थे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के, सब वीक हो गए। इसका फायदा क्लियरली किसको मिल रहा है? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया की फार्मा कंपनीज को। सन फार्मा इज द बिगेस्ट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, उनको क्लियर फायदा हो रहा है इसका। ठीक है, यहां लिखा भी इंडियन फार्मा कंपनीज वर्सेस अमेरिकन फार्मा कंपनीज। यूएसए में फार्मा क्या है? कमोडिटी बिजनेस है, और इसका पूरा फायदा किसको मिल रहा है? इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है, राइट? ये बेसिक चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो सस्ते में ही बनाएंगे हमेशा? क्यों? रीजन ऑलरेडी बताया, यहाँ के साइंटिस्ट का कॉस्ट बहुत कम है। सही है, तो कॉम्पिटिटिव कभी थे ही नहीं यार, यूएसए के कंपनीज कभी कॉम्पिटिटिव नहीं थे, राइट? इसलिए बच्चों दिस इज द मेन रीजन यूएसए मैक्सिमम दवाई इंपोर्ट करती है। कहां से? या तो चाइना से या तो इंडिया से। प्लस पहले चाइना से ज्यादा करते थे, अब आजकल इंडिया से कर रहे हैं। क्यों? कॉस्ट सेम हो गया, पोल्यूशन टैक्स वो भी लगा रहे हैं। आज सुबह का डिस्कशन अगर आपको याद है तो, राइट? चलो नाउ नेक्स्ट, और क्या लिखा है? वेदर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी विल बी फेवरेबली और अनफेवरेबली अफेक्टेड बाय प्रीवेलिंग ड्राइविंग फोर्सेस। अगेन इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो रहा है क्या? यस, डेफिनेटली चेंज हो रहा है। यहां मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? इंडियन फार्मा कंपनीज आर नाउ डूइंग वेल इन यूएसए। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो गया इनका। क्यों? रीजन लिखा, बिकॉज कंपनीज इन यूएसए आर शटिंग, ये बंद हो रहा है। पूरा फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ही चेंज हो गया इंडस्ट्री का, बराबर? नेक्स्ट, competitive position of an organization in the industry, whether its position is likely to grow stronger or weaker। जितने भी कंपनीज है सबका पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इंडिया वाले एपीआई कंपनीज लाइक डीवीज लैब आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम चाइना। ये आज सुबह का डिस्कशन अगर आपको याद है तो समझ में आएगा। इनफैक्ट लिखा है शायद आपने, वो 40 बिलियन 4 बिलियन अगर आपने लिखा है तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक ही केस बता रहा हूं, उसको हम लोग हर पॉइंट से लिंक कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे। चाइना +1 का क्लियर एडवांटेज डीवीज लैब को मिल रहा है, बराबर? पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन वल्नरेबिलिटीज ऑफ वीकर राइवल। वल्नरेबिलिटी मतलब उनका जो वीकनेस है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अगेन इंडियन फार्मा कंपनीज आर नाउ एट पार विद चाइनीज फार्मा इन कॉस्ट। क्यों एट पार हो गए? सेम कॉस्ट क्यों हो गया? पोल्यूशन टैक्स वो भी लगा रहे, सही है, राइट? अगेन और क्या लिखा है यहाँ पे? whether the company is able to defend or counteract against the factors that make the industry unattractive। अगेन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनो बच्चों। अगेन ये देखो, ये सेम चीज लिखी है, डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट क्या है? ब्रांडेड फार्मा ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू यूएसए वाले। इस चक्कर में बहुत सारे कंपनीज जो यूएसए में चीज सेल कर रहे थे, जैसे कि सन फार्मा, वो इतने साल तक परफॉर्म ही नहीं किए। सन फार्मा का परफॉर्मेंस इतने साल तक अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि सन फार्मा का जो पूरा बिजनेस था वो कमोडिटी बिजनेस था, बट अब वो अट्रैक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए के कंपनीज हो रहे हैं बंद, राइट? तो अगेन वही लिखा बच्चों, अगर आपको ये सही तरीके से करना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अनसर्टेनिटी को आप किस तरीके से, रिस्क को कम कर रहे हो।
बराबर। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो ऐसे फार्मा कंपनी के शेयर्स खरीदते ही नहीं है जो यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? ये सनफार्मा को अभी फायदा हो रहा है बट ये नुकसान हो सकता है वापस। कब होगा नुकसान? जब यूएसए की कंपनी वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वापस सप्लाई हो जाएगा और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। कौन से टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिनका इंडिया में ज्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमेशा से क्या रहा है, ब्रांडेड फार्मा। करेक्ट। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। अभी अगेन मैं वही बोल रहा हूं, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करें, अपना रिस्क को कम करने के लिए इंडिया में ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है। सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द इंडस्ट्री एज अ होल। तो ये सब चीजों से आपको समझ में आएगा कि वो इंडस्ट्री का फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस क्या है। फार्मा इंडस्ट्री का फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस काफी ज्यादा बढ़ गया फॉर द रीजंस ऑलरेडी डिस्कस्ड। समझ में आ रहा है कि बच्चों? बताओ। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने हर जगह लिखा है ऑलरेडी। जो भी आपको लिखना चाहिए था आपको सिर्फ उतना कॉपी करना भी। चलो डू दिस क्विकली। ओके। ये लिखा नहीं? इसकी पहले कहिए। हाँ ये हो गया। लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ है अपने को? हो गया ना? राइट बच्चों, अगर ये सब कुछ आपने लिख लिया है नाउ, आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कोर कॉम्पिटेंस का। थोड़ा बताऊंगा आपको मैं कोर कॉम्पिटेंस के बारे में। नाउ ये कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना बच्चों भी। यहां पे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूं तो आपको इससे और क्लैरिटी आएगा। राइट। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चीज जो अपना बहुत एकदम कोर स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कोर कॉम्पिटेंस। बराबर है बच्चों। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको कोर कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से क्लियर होगा। राइट। देखो क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो है ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस सेम रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता है और वो उनका कोर कॉम्पिटेंस बन जाता है। राइट। मैंने आपको है ना मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था सारेगामा का कोर कॉम्पिटेंस क्या है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंस ऑफ सारेगामा? अच्छा चलो ये बताओ, अगर सपोज से इवन अ पर्सन लाइक मुकेश अंबानी जिनके पास इतना पैसा है, अगर वो सपोज म्यूजिक लाइसेंसिंग के बिजनेस में एंटर भी करता है, इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू एक्चुअली रेप्लिकेट दिस बिजनेस। क्या है यहाँ पे इनका कोर कॉम्पिटेंस बताओ? इनका म्यूजिक लाइब्रेरी इनका कोर कॉम्पिटेंस है। कितने गाने इनके पास? 1,30,000 गाने। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इनफैक्ट बहुत बार मैंने सारेगामा के कॉन्फ्रेंस कॉल में सुना है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का बोलना ये होता है, बहुत सारे लोग उनको क्वेश्चन पूछते हैं आपका बिजनेस कोई भी आसानी से कर सकता है, क्या है उसके अंदर, आप गाने तो प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उनका बोलना ये था कि 1,30,000 गाने को एक्चुअली जमा करते हुए कितने टाइम लग जाएगा। अच्छा एक चीज और आपको बता दो बच्चों, ये जो सारेगामा कंपनी की मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, इट इज मोर देन 100 years ओल्ड। बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है। इसका पहले नाम कुछ और हुआ करता था और उनके पास इतना बड़ा लाइब्रेरी बन गया। तो व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज, आप लोग पुराने गाने कोई भी उठा लो, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, ये इनके ऑलमोस्ट सारे गाने सारेगामा के पास ही है। ईच एंड एवरी सॉन्ग, ऑलमोस्ट 90% उनके म्यूजिक लाइब्रेरी इनके पास ही है। राइट। और ओल्ड जो गाने होते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं, उनका एक अलग ही फील होता है। राइट। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं बच्चों इनका बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंस क्या है। इतना बड़ा म्यूजिक लाइब्रेरी जो है दैट इज दी वेरी कोर कॉम्पिटेंस ऑफ सारेगामा। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज इंडिया में साल भर में 1000 मूवीज रिलीज होते हैं और हर मूवी में 5 गाने हैं, सबके सब गाने अगर सपोज कल को रिलायंस से बड़ा प्लेयर आके खरीदता भी है तो प्रॉब्लम क्या होगा? 500 से 1000 गाने उनके पास रहेंगे साल भर में। सपोज इतना भी उनके पास गाने का लाइब्रेरी बन जाता है, ठीक है, तो उनको वो सारेगामा के लेवल तक आने को बहुत टाइम लग जाएगा। एंड दैट इज द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ सारेगामा। इट इज नॉट अ वेरी इजी टू डू बिजनेस। बराबर। अच्छा यहाँ पे वैसे बच्चों ये 3 ऐसे एरियाज है जहां पे कोर कॉम्पिटेंसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, इनके हिसाब से कोर कॉम्पिटेंस 3 एरियाज में होता है। हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, आपको 1 या 2 ही एग्जांपल्स दूंगा, फिर इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। राइट। नाउ कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। बच्चों कैन यू टेल मी, पहले ऐसे ही पूछता हूं आपको, डिस्कशन करते हैं फिर इसको रीड करेंगे, आपको आसानी से ये समझ में आएगा। क्वेश्चन का आंसर करो यार। व्हाट्सएप के यूजर्स टेलीग्राम के यूजर्स से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। चलो ठीक है। अच्छा अगर सपोज इमेजिन करो व्हाट्सएप जैसा कोई प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट करता है,
वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आके गए हैं, बट व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर कोई आया ही नहीं नजदीकी। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर सपोज व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट करता है, चैट करने जैसा प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट करता है, तो उसको रेप्लिकेट करना तो बहुत ईजी है ना यार, क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ, लोग शिफ्ट नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे लोग शिफ्ट? ब्रांड बन गया है। नो यार, ब्रांड का कोई फील नहीं होता है, मेरे को क्या करना है ब्रांड से? हाँ, इजी टू यूज है व्हाट्सएप, इजी टू यूज है। अच्छा, और अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करो। देयर वाज आल्सो दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज हाइक, वो नहीं चला उतना यार, क्यों नहीं चला? हाँ, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कौन आया? व्हाट्सएप आया, तो फर्स्ट मोर एडवांटेज व्हाट्सएप को मिला है। नाउ प्लीज हियर मी आउट, दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ व्हाट्सएप, प्लीज ध्यान से सुनना। बच्चों व्हाट्सएप जो करता है ना, व्हाट्सएप ने क्या यूनिक किया? व्हाट्सएप सबसे पहले आया, दैट इज द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट्सएप। मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। टेलीग्राम भी आ गया, आप लोग एक काम करके, आपके बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पे, जहां पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आते होंगे। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स तो एकदम ब्लॉक करके रखे, छोड़ो जाना, तो मेरे फैमिली वाले के और मेरे वाइफ के भी। ओके, नाउ व्हाट इज मोर, ऐसा बोलो मत उसको जाके। नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, प्लीज बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इमेजिन करो सपोज आपका फैमिली पे व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, आप सिर्फ है ना फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करके देखो कि काम करते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, टेलीग्राम पे सब लोग आते हैं और टेलीग्राम पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे? लोग अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के बाहर जाते ही नहीं है। एंड इट इज नॉट इजी टू अनइंस्टॉल व्हाट्सएप एंड शिफ्ट टू सम अदर ऐप। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पहले आया, एंड दैट इज द वेरी कोर कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट्सएप। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पहले आया, बल्कि व्हाट्सएप ने उसको बहुत सिंपल रखा, उसकी कॉम्पिटेंस देखो खिचड़ी बना दिया। हाइक अगर आपने यूज कभी किया है तो हाइक में बहुत कुछ उसने फीचर्स ऐड कर दिया, एक्चुअली वो ड्रॉबैक है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो सोशल प्लेटफॉर्म का। लुक एट फेसबुक, लोग आज फेसबुक यूज क्यों नहीं करते? फेसबुक पे मैं फोटोज अपलोड कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कर सकता हूँ, फेसबुक लोग यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज कचरा हो गया उसमें। अगर मैं फेसबुक मेरे फीड को देखूंगा, उसमें बहुत कुछ आ गया यार, मेरे को एक ही चीज चाहिए। इंस्टाग्राम लोग क्यों यूज करते हैं? एक ही चीज है, पता है, सिर्फ फोटोज आने वाले। सेम इज विद ट्विटर, लोग ट्विटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है शॉर्ट में मैसेजेस जो है वो अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो ट्विटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसलिए फेसबुक से क्राउड डाइवर्ट होकर हर जगह आ गया ना। अभी सेम चीज व्हाट्सएप का देखो, व्हाट्सएप में लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज व्हाट्सएप इज एक्चुअली वेरी इजी। प्लस व्हाट्सएप ने अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट भी किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी अपने को रेलेवेंट अपडेट से वही आया है उसके ऊपर। हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम लोग वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग उससे मैप शेयर कर सकते हैं। ये सब रेलेवेंट फीचर्स है जो व्हाट्सएप ने अपने आप को अपडेट किया है, एंड दैट इज द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंस? आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको बहुत आसानी से कोई अगेन रेप्लिकेट नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, अगेन व्हाट्सएप के लिए क्या लिखा मैंने? अर्ली एंट्री, सिंपल टू यूज एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट अहेड ऑफ इट्स पीयर्स। ठीक है, सो व्हाट्सएप एकदम यूनिक है और ये बहुत डिफिकल्ट है इमिटेट करना। डिफिकल्ट टू इमिटेट मतलब इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। सही है बच्चों। अगेन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एलॉन मस्क की जितने भी कंपनीज है आप लोग देख लो, स्पेसएक्स देख लो, ठीक है, अगेन तो ये जितने भी कंपनीज इनके जो काम कर रहे हैं, इसमें इतना जबरदस्त वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ये मशीन बनाते हैं, मशीन के लिए जो स्पेयर पार्ट लगता है वो भी खुद बनाते हैं, उसके अंदर और जो मशीन लगता है वो भी खुद बनाते हैं। इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर लिया, ऐसे बिजनेस को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। ये इनका कोर कॉम्पिटेंस बन जाता है, बराबर वही लिखा है यहाँ पे बच्चों। पहला क्या पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कोर कॉम्पिटेंस में? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। आप अलग क्या कर रहे हो कॉम्पिटिटर से? व्हाट्सएप ये सारे पॉइंट्स अलग कर रहा है और इस चक्कर में ये कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल गए। एक एज है जो इनको मिल रहा है ओवर दी कॉम्पिटिटर्स, बराबर। Although all companies operating in the same market would have equal skills and resources, if one company can perform this slightly better, the company has obtained a core competence. हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है, बट अगर ये कुछ अलग कर रही है मतलब ये इनका कोर कॉम्पिटेंस हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, एक ही पॉइंट लिखो व्हाट्सएप का, एंड देन वी विल स्टॉप हियर। इसको कल हम लोग और डिस्कस करेंगे, राइट? चलो।